नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज आप सुनने जा रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी का लिखा हुआ नावल दुबई गैंग, जिसके लिए मैंने अभी लास्ट नावल में पूछा था कि आप लोग कौन सा सुनना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने बोला कि वो दुबई गैंग सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं उन सब लोगों के लिए भी कहना चाहती हूँ कि जिनकी पसंद का उपन्यास या नावल मैं अभी तक नहीं पढ़ पाई हूँ, तो वो मायूस ना हो। मैं उन्हें पढ़ूँगी, ज़रूर पढ़ूँगी, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब ये यूट्यूब में चैनल बनाया होता है तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से नॉवेल्स की और कैसी किताबों की ज़्यादा लोग सुनना चाह रहे हैं, जिससे कि चैनल भी थोड़ा चलता रहे। क्योंकि यूट्यूब का जैसा एल्गोरिदम है, वो लोग क्या करते हैं कि अगर आपके चैनल पर अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या वॉच टाइम नहीं आ रहा है तो वो चैनल को डाउन कर देते हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा बीच में वैरायटी बनाने के लिए भी, क्योंकि बोरिंग जैसा ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा मैं पढूं या कौन सा नहीं पढूं। तो आप ये ना सोचें कि मैंने आपका नहीं पढ़ा तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया। नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया है। अ, कुछ मजबूरियों की वजह से नहीं पढ़ पाई। और दूसरी बात ये भी है कि असल में मैंने इस तरह का साहित्य बहुत पढ़ा भी नहीं है, तो मेरे पास ये किताबें भी नहीं हैं। अगर कोई मुझसे बोलता है कि आप वेद प्रकाश शर्मा जी का उपन्यास पढ़िए, अनिल मोहन जी पढ़िए, तो आप प्लीज़ नाम बताइए कि आप कौन सा उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे उस नॉवल को अरेंज करना होता है। मैंने पढ़ा नहीं है तो मुझे मालूम नहीं है कि उनका कौन सा उपन्यास बहुत अच्छा है, जिसे लोगों ने ज़्यादा पसंद किया है। तो वो मुझे ढूंढने में ईजी रहता है कि वो कौन सा आप पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह से मेरे लिए चूज़ करना कि कौन सा मैं उपन्यास लूँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तो अब शुरू करते हैं। पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने कमेंट्स करे। अगर किसी का नाम भी छूट गया तो फिर से मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगूंगी, लेकिन वो कभी मिसप्लेस हो जाता है, तो आप प्लीज़ बुरा ना मानिए, ठीक है। तो सत्येंद्र सिंह भदौरिया, आदित्य कुनियाल, पुष्कर काफले, एसपी सिंह, मोहम्मद शहनवाज, आदित्य कुणाल, सॉरी आदित्य कुनियाल है शायद इनका नाम, खिलेश वर्मा, किशन गोपाल श्रीवास्तव गोरखपुर यूपी से, बलजीत सिंह, समता बाघेल, राजीव शर्मा, रानी पाटीदार, सॉरी रवि पाटीदार, अर्ची गोयल, संदीप विश्वकर्मा नेपाल से, रवि शाह, एस डी शर्मा फरीदाबाद से, कुलदीप, राज सिंह, वर्ड ऑफ राठौड़, परमिंदर चीमा, एस पी, किशनकांत सिंह, कार्तिक, ऋषिकेश, फाल्गुनी पटेल, दीपक कुमार चौबे, आचार्य मिश्रा, रोहताश सिंह, शशांक गुप्ता, एस पी सने, विजय कुमार, हर्षा पठारे, राजेश, इंद्रजीत परदेशी, कुलदीप, मनीष दिवांगर, सौमित्र दीक्षित, जय पटेल, डॉक्टर प्रदीप सिंह धालीवाल, इशिका यूट्यूब, जगविंदर सिंह, तौहीद खान, विनीत मेहरा, गीता दुबे, मीनाक्षी राणा, कमलेश श्रीवास्तव, दीप्ति सेंगर। तो इसके अलावा भी किसी का नाम अगर मैं बोलने से रह गया तो उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगूंगी आपसे। और ज़्यादातर लोग सुरेंद्र मोहन पाठक का सुनना चाहते हैं, तो वही हमारा देश तो भाई देखिए लोकतंत्र का है। सबकी फरमाइशों का ध्यान में जिसके नंबर ज़्यादा है, वोटिंग ज़्यादा है, तो उनका ही पहले आता है। दूसरा, मैंने अभी एक जासूसी नावल जो एक बायोपिक था, सच्ची कहानी पे था, मोहनलाल भास्कर का, वो पोस्ट किया था। तो बीच बीच में ऐसी कहानियाँ भी अलग टाइप की सुननी चाहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आप अपने आप को बांध के क्यों रखना चाहते हैं? आपको किताब नहीं खरीदना, आपको कुछ नहीं करना, आप सुनिए अपना। इससे दिमाग हमारा एक खुलता है, हमको नई नई चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलता है। और मैं तो ये समझती हूँ, वापसी का रास्ता तो हमेशा है। भाई नहीं पसंद आता तो आप छोड़ दीजिए। ऐसा ना सोचिए कि नहीं मैं सुरेंद्र मोहन पाठक पढ़ता हूँ तो मैं इसके अलावा कोई नहीं पढ़ूंगा, मुझे प्रकाश भारती पसंद है तो मैं कोई और नहीं सुनूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी तो फिर जनरेशन गैप आ जाता है ना। फिर आगे आगे जाके बच्चे नकार देंगे कि ये तो बस एक ही चीज़ पे अटक गए। तो मेरे ख्याल से नई नई चीज़ों को जैसा समाज में है उसे ट्राई करना चाहिए। देखिए, आप मोबाइल में सुन रहे हैं तो ये भी तो आपने नई चीज़ को ट्राई किया। तो चलिए, दुबई गैंग में शुरू करूँगी, जिसके लिए ख़ास तौर से मुझे 3 ही नाम इस समय याद आ रहे हैं, रोहताश सिंह, राजेश और एक और लड़की थी जिनका नाम था काजल बहल। और इसके अलावा बहुत आप सभी लोग जो कि सुरेंद्र मोहन पाठक के शौकीन हैं,
और भी सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप इसे पसंद करेंगे, अपना प्यार देंगे, अपने कमेंट्स लिखेंगे, और किसी का नाम भूल गया तो इसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे। तो शुरू करते हैं नॉवल दुबई गैंग। तो एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत है और शुरू करते हैं उपन्यास दुबई गैंग, सुरेंद्र मोहन पाठक का लिखा हुआ जीत सिंह सीरीज़ का। सोमवार 6 दिसंबर, बांद्रा वेस्ट में टर्नर रोड पर सामंत चौक के करीब वो एक दरमियाने दर्जे का बार था जिसका नाम पेड्रोज था। रात के 10 बजे वहाँ काफ़ी रौनक थी। हैवी क्लाइंटेल का वक्त था, इसलिए वहाँ काफ़ी शोर शराबा था, जिसमें वहाँ बजता रिकॉर्डेड म्यूज़िक भी इजाफा कर रहा था। उस घड़ी वहाँ हर कोई कंपनी के साथ था। जो सुरा प्रेमी कंपनी से महरूम थे, अकेले थे, उनका मुकाम बार का लंबा काउंटर था जो कई दर्जन भर बार स्टूल से सुसज्जित था, जिनमें से 4-5 ही अभी ऑक्यूपाइड थे। ऐसे ऑक्यूपेंट्स में से एक बार के पल्ले कोने के करीब के एक स्टूल पर तभी आके बैठा था। संयोगवश तब उसके आसपास के बार स्टूल खाली थे। वो गेहुए रंग का और स्थूल नया नश वाला व्यक्ति था। उसकी नाक के नीचे नफासत से तराशी गई मूंछ थी जो उसके होठों की कोरों से बाहर तक जाती थी। मोटे फ्रेम का चश्मा लगाया था, काली कमीज़ और नीले रंग की जीन्स जैकेट पहने था और सर पर नीले रंग की ही गोल्फ कैप लगाया था। स्टूल पर काबिज होते ही उसने हाथ में थमा अपना बैग, जो कि डॉक्टर्स के विजिट बैग जैसा था, काउंटर पर एक बाजू पर रखा। गोल्ड फ्लेक का एक पैकेट और लाइटर जेब से बरामद किया और मशीनी अंदाज से एक सिगरेट सुलगा लिया। पैकेट और लाइटर उसने अपने सामने रख लिए। सिगरेट के कश लगाते उसकी निगाह पैनी होते हुए सारे हॉल में फिरी। सर, गोल्फ कैप वाला व्यक्ति घूमा। वो रश का वक्त था, इसलिए बार पर एक की जगह 2 बारमैन मौजूद थे, जिनमें से एक उस घड़ी उससे मुखातिब था। क्या सर्व करूं सर? लार्ज ब्लैक लेबर ऑन रॉक्स, नए मेहमान ने ऑर्डर दिया। कम इन राइट अवे सर। 2 मिनट में पीनट्स के छोटे से बाउल के साथ उसका ड्रिंक उसके सामने मौजूद था। विस्की ऑन रॉक्स प्रेमी मेहमान ने काउंटर पर बारमैन की तरफ एक 500 का नोट रखा। अभी तो पहला ड्रिंक है सर, आप ड्रिंक एंजॉय कीजिए, पेमेंट एंड में कर दीजिएगा। ये पेमेंट नहीं, टिप है। बारमैन के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। जल्दी ही इनकी जगह हर्ष ने ले ली। उसने मुस्तैदी से सर को सलाम ठोका, नोट उठाकर फिर सलाम ठोका। थैंक यू सर। गोल्फ कैप ने गर्दन के हल्के से खम से थैंक यू कबूल किया और पूछा, नाम बोले तो? सीरो, सरा सीरो स्कैलो। गुआनी? यस यस। बार का नाम भी गुआनी, मालिक भी तो गुआनी नहीं है? बार का नाम मालिक के नाम पर ही है सर, मालिक पेड्रो कार्डोजो। अब बोले तो इधर का आधा स्टाफ गुआनी है। ऐसी। सीरो, मेरे को इंतज़ार की आदत नहीं। तुम्हारी टिप स्पेशल इसलिए है, एडवांस इसलिए है कि मेरा गिलास खाली ना दिखाई दे। नहीं दिखाई देगा सर। आई कीप अ वॉच ऑन योर ड्रिंक सर। थैंक्स। वेलकम सर। सर, एक बात पूछें अगर आपकी इजाज़त हो तो? आप डॉक्टर? कैसे जाना? बारमैन ने काउंटर पर उसके बाजू में पड़े बैग की तरफ इशारा किया। सर, वो ऐसा बैग तो डॉक्टर लोग रखते हैं ना। ठीक पहचाना। हाँ भाई, मैं डॉक्टर, कोई मशवरा चाहिए तो इस वक्त मिल नहीं सकता। नो सर, ऐसे ही पूछा, आउट ऑफ आइडल क्यूरोसिटी। थैंक यू सर। बारमैन परे हट गया। ड्रिंक चुसकते गोल्फ कैप की निगाह फिर हॉल की तरफ भटकी। जिस शख्स की वजह से वो वहाँ मौजूद था, वो उसे हॉल के पहले मुआयने में ही दिखाई दे गया था। विशाल हॉल के बीचों बीच एक चौकोर पिलर था, जिसके बाहर की ओर के रुख के पहलू में लगी चौकोर टेबल पर वो मौजूद था। उस घड़ी वो सलीके के कपड़े पहने था, लेकिन फिर भी टपोरी ही लग रहा था, जो कि हकीकतन वो था। उसके बाद उसके 3 हम उम्र दोस्त और थे, और समाजी हैसियत में वो तीनों भी उससे 19-20 ही लग रहे थे। चारों ड्रिंक कर रहे थे, कबाब चबा रहे थे, सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे, संजीदगी से बातें कर रहे थे, जिससे लगता था कि अभी ढेर नहीं पी चुके थे, वरना बेबात हंस रहे होते, बेवजह ठाके लगा रहे होते। उसकी निगाह का मरकज शख्स अधेड़ अवस्था की ओर अग्रसर था। रंगत सांवली थी, क्लीन शेव्ड था और उसके सर पर घने काले बाल थे। कान ऐसे थे जैसे कनपटियों के साथ टंगे लटक रहे हों। वो कलफ से अकड़ी हुई छक सफ़ेद कमीज़ और काली पतलून पहने था। खामोशी से उसने अपना ड्रिंक ख़त्म किया।
बारमैन सीरो जैसे जादू के जोर से नए ड्रिंक के साथ काउंटर की पल्ली तरफ उसके सामने प्रकट हुआ। इस बार साथ में वो 2 नए बॉल लाया था, जिसमें से एक में पोटैटो वेफर्स और दूसरे में भुने हुए काजू थे। वो अतिरिक्त सर्विस ज़रूरी मोटी टिप का नतीजा थी। जाना नहीं अभी? अभी परे हटने को तत्पर पाकर गोल्फ कैप जल्दी से बोला। बारमैन ठिठका। उसकी सवालिया निगाह मेहमान पर पड़ी। वो बाई चांस यहाँ मुझे अपना एक फ्रेंड दिखाई दे गया है। कहाँ सर? गोल्फ कैप ने उसे बताया। वो उन 4 जनों में से एक मेरा फ्रेंड है। बाकी 3 से मैं वाकिफ़ नहीं। क्या पी रहे हैं वो लोग? वो ब्लेंडर स्प्राइट सर। 3 जने विद सोडा एंड आइस, और वो सफ़ेद कमीज़ वाले साहब विद ऑरेंज जूस। विस्की विद ऑरेंज जूस? गोल्फ कैप ने यूँ दोहराया जैसे याद रखना चाहता हो। यस सर, कॉकटेल ऑफ विस्की एंड ऑरेंज जूस पर वो स्क्रू ड्राइवर ना बोले, विस्की विद ऑरेंज जूस बोले। आई सी। आपके फ्रेंड उनमें से कौन से हैं सर? अभी खुद ही मालूम हो जाएगा। जब फ्रेंड को मालूम होगा कि मैं भी यहाँ था तो वो दौड़ा मेरे पास आएगा। जो यूँ मेरे पास आए वही मेरा फ्रेंड। ओह, लेकिन वो जुदा बात है। अब वो बात सुनो जिसके लिए मैंने तुम्हें रोका है। वो क्या है कि मैं अपने फ्रेंड को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। पूछो क्या करूँगा, कैसे करूँगा? हाँ बताइए सर। उनका ड्रिंक्स का अगला राउंड मेरी तरफ से। 3 लार्ज ब्लेंडर्स स्प्राइट विद सोडा एंड आइस एंड 1 विद ऑरेंज जूस। बोले तो स्क्रू ड्राइवर। नो? यस सर, मैं ऑर्डर लगाऊं? अभी उनके मौजूदा ड्रिंक्स की क्या पोजीशन है? मेरे पीठ पीछे तुम्हें दिखाई देती है? फिनिश ही है सर। वाइट शर्ट वाले साहब तो अभी अपना गिलास खाली करके उठे। मेरे ख्याल से टॉयलेट जा रहे हैं। ओके, तुम ड्रिंक लगाओ, लेकिन अभी सर्व नहीं करने का। जी, ड्रिंक लगाओ और अभी इधर मेरे पास ले आओ। आगे बोलता हूँ, अभी इतना अच्छा करो। सहमति में सर हिलाता बारमैन वहाँ से हिला। 5 मिनट बाद ड्रिंक्स की ट्रे के साथ वो वापस लौटा। गोल्फ कैप के इशारे पर उसने ट्रे उसकी कोहनी के करीब काउंटर पर रख दी। गुड। ये ट्रे सर्विस के लिए वेटर को तब ले जाने को बोलना जब वाइट शर्ट वाले साहब अपनी टेबल पर लौट आए। सर वो बोलेंगे अभी ऑर्डर तो दिया नहीं था। वेटर बोलेगा ये राउंड चार्ज नहीं होगा, क्योंकि बिल उनके किसी खास फ्रेंड ने दिया जो अभी 10 मिनट में उनसे मिलता है। बरोबर? बारमैन हड़बड़ाया। बरोबर कोई संभ्रांत व्यक्ति नहीं बोलता था। एक आध हल्का फिक्रा पहले भी मेहमान के मुंह से निकला था, लेकिन उसने उसकी तरफ वैसे तवज्जो नहीं दी थी जैसे अब बरोबर की तरफ तवज्जो दी थी। आई मीन ओके, गोल्फ कैप मैन संभलते हुए बोला। यस सर, यस सर, क्वाइट ओके सर। वेटर को सब ठीक से समझा लोगे तुम? यस सर, जैसा आप बोला वो एग्जैक्ट वैसे ही करेगा। गुड, आई एम ग्लैड। बारमैन परे हट गया। अब बार पर गोल्फ कैप की तरफ तवज्जो देने वाला कोई नहीं था। उसने आजू बाजू निगाह दौड़ाकर एक बार फिर तस्दीक की, फिर हौले से अपनी जैकेट की दाईं जेब में हाथ सरकाया। हाथ जब बाहर निकला तो अंगूठे और तर्जनी उंगली की पकड़ में एक सफ़ेद गोली थी। उसने पूरी चौकसी के साथ हाथ ट्रे की तरफ बढ़ाया और गोली स्क्रू ड्राइवर में छोड़ दी। 1 मिनट में गोली ड्रिंक में खुल गई और उसका वजूद ख़त्म हो गया, और फिर उसने मुकम्मल तौर से अपनी तवज्जो ट्रे की तरफ से हटा ली। 5 मिनट बाद उसने सफ़ेद कमीज़ वाले को अपनी टेबल पर वापस लौटते देखा। बारमैन ने भी वो नज़ारा किया। उसने एक वेटर को इशारा किया। वेटर तत्काल बार पर पहुंचा और ट्रे उठाकर वापस हो लिया। गोल्फ कैप ने उससे चौकड़ी को नए ड्रिंक सर्व करते देखा। 1 मिनट वेटर वहाँ ठिठका, जबकि एक जना उससे बात करता मालूम पड़ा। फिर वेटर खाली ट्रे के साथ वहाँ से हट गया। पीछे चारों अपने ड्रिंक पर काबिज हुए। सफ़ेद कमीज़ ने अपने ड्रिंक को आधे के करीब ख़त्म करने में 10 मिनट लगाए। बार के पृष्ठभाग में बार की पूरी लंबाई में सजावटी लिकर कैबिनेट्स थे। उन सब की पीठ पीछे जो शीशे लगे हुए थे वो लुकिंग ग्लास थे, जिनमें से पीछे का लगभग सारा हॉल प्रतिबिंबित होता था, और गोल्फ कैप बिना गर्दन घुमाए अपनी पीठ पीछे का तमाम नज़ारा कर रहा था। सफ़ेद कमीज़ वाले के ड्रिंक के घटते लेवल से वो संतुष्ट था। गोली इतनी स्ट्रांग थी कि उसका असर सामने आने के लिए सफ़ेद कमीज़ वाले का गिलास खाली होना ज़रूरी नहीं था। असर सामने आया। एकाएक सफ़ेद कमीज़ वाले के हाथ से गिलास छूट गया और उसने दोनों हाथों से अपना गला थाम लिया, और फिर पहले वो औंधे मुंह टेबल पर गिरा
और वहाँ से लुढ़का तो फर्श पर ढेर हो गया। तत्काल आसपास खलबली मच गई। उसके तीनों जोड़ीदार घूंट लगाना भूल गए। झपटते से वो अपने धराशायी दोस्त के करीब पहुंचे और उसे पुकारते पहले हिलाने डुलाने फिर झिंझोड़ने लगे। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ कोई डॉक्टर है बाई चांस? दूसरे ने घबराए लहजे से सवाल किया। इज देयर आर डॉक्टर इन द हाउस? तीसरा दोनों से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोला। बारमैन ने व्यग्र भाव से अपना स्पेशल मेहमान की तरफ देखा। गोल्फ कैप ने सहमति में सर हिलाया, लेकिन उठकर घटनास्थल पर पहुंचने की कोई व्यग्रता ना दिखाई। उसने इत्मीनान से अपना गिलास खाली किया, फिर स्टूल पर से उतरकर आगे बढ़ा। वो ही जानता था कि गोली उस शख्स की हालत मरने जैसी कर सकती थी, लेकिन वो मरने वाला नहीं था। हटो हटो, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दो, करीब आता वो बोला। तब तक धराशायी व्यक्ति के इर्द गिर्द स्टाफ की और मेहमानों की छोटी मोटी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सबने तत्काल उसके लिए रास्ता बनाया। कथित डॉक्टर ने झुककर अचेत व्यक्ति का मुआयना किया, उसकी नब्ज टटोली, दिल की धड़कन चेक की, दोनों आंखों को जबरन बारी बारी खोलकर उनके भीतर झाँका। बार पर सुनो, मेरा विजिट बैग पड़ा है, गोल्फ कैप ने कहना चाहा। मैं तो आया सर, बारमैन सीरो उसके पीछे से बोला। उसने डॉक्टर को उसका बैग थमाया। गोल्फ कैप ने बैग से स्टेथोस्कोप निकालकर अचेत व्यक्ति की छाती टटोलने का नाटक किया। कोई सडन अटैक आया है इन्हें, अस्पताल में ही इनका इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सकता है। श्रोताओं को सस्पेंस में डालने के लिए वो एक क्षण ठिठका, फिर बोला, करीबी मेरा नर्सिंग होम है, मैं वहाँ से एम्बुलेंस बुलाता हूँ। सबके सर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से सहमति में हिले। उसने मोबाइल निकालकर फेवरेट्स में दर्ज एक नंबर पंच किया, फिर उपकरण में बोला, एम्बुलेंस पेड्रोस बार में, बार टर्नर रोड, सावन चौक के करीब, फ़ौरन। हाँ वहीं हूँ मैं। उसने मोबाइल जेब के हवाले किया। डॉक्टर साहब, धराशायी सफ़ेद कमीज़ वाले का एक साथी व्यग्र भाव से बोला, एम्बुलेंस तो आते आते आएगी, तब तक आप इन्हें कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो दे दीजिए। इमरजेंसी में ऐसे एम्बुलेंस में ही ऐसे इमरजेंसी हैंडल करने के एक्सपर्ट्स एक डॉक्टर भी होगा। एम्बुलेंस में इमरजेंसी इक्विपमेंट भी। तभी बाहर कहीं सायरन की आवाज़ गूंजी। लो आ गई एम्बुलेंस। ओह, सायरन की आवाज़ आनी बंद हुई। तुरंत बाद दो सफ़ेद वर्दी और टोपीधारी अलदरी बीच में स्ट्रेचर उठाए आगे पीछे चलते हुए वहाँ पहुँचे और बिना किसी से निर्देश प्राप्त के उन्होंने सीधे धराशायी सफ़ेद कमीज़ वाले को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया। उन्होंने बड़ी दक्षता से धराशायी व्यक्ति को स्ट्रेचर पर डाला और स्ट्रेचर उठाए वहाँ से वापस लौट चले। गोल्फ कैप ने तब तक अपना स्टेथोस्कोप वापस विजिट बैग के हवाले किया और बैग करीबी मेज़ पर रख दिया। तब बारमैन सीरो ने बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी जिम्मेदारी से बैग अपने अधिकार में ले लिया था। आखिर डॉक्टर साहब का बैग पीछे बार पर से उठाकर भी तो वही लाया था ना, बैग का ध्यान रखना तो बनता था। बैग से वक्ती तौर पर उदासीन डॉक्टर अलदरियों के पीछे हो लिया। अचेत व्यक्ति के 3 हमप्याला दोस्त भी स्ट्रेचर के पीछे लपके। बाहर मुख्य द्वार के ऐन सामने नीली पायलट लाइट चमकाती एक एम्बुलेंस खड़ी थी, जिसके पिछले दोनों दरवाजे खुले थे। दोनों अर्दलियों ने अचेत शरीर को स्ट्रेचर समेत दाईं ओर के एक बेड और बेंच पर स्थानांतरित किया, फिर खुद भी भीतर सवार होकर बाईं ओर के बेंच पर जाकर बैठे, जहां गले में स्टेथोस्कोप लटकाए एक सफ़ेद कोटधारी व्यक्ति पहले से मौजूद था। एम्बुलेंस का इंजन चालू था और ड्राइवर सीट पर अलदरियों जैसे ही व्यक्ति पहने ड्राइवर मौजूद था। हम साथ चलेंगे, 3 साथियों में से एक बोला। पीछे आना, छोटी गाड़ी है, मारुति इको की एम्बुलेंस बनवाई है, इसमें जगह कहाँ है? लेकिन वक्त खराब ना करो, पेशेंट की जान के लिए एक एक सेकंड कीमती है। वो एम्बुलेंस की साइडों में चरक नर्सिंग होम लिखा है, वो तो कोलाबा में है, बांद्रा में भी है, ठाणे में भी है और कल्याण में भी है। जाने दो अब हमें, गोल्फ कैप इत्मीनान से बोला। ये देखकर तीनों ने कुछ चैन महसूस किया कि एम्बुलेंस के भीतर मौजूद डॉक्टर उनके अचेत साथी के मुंह पर ऑक्सीजन सप्लाई का वो भोंपा लगा रहा था, जिसकी रबड़ की ट्यूब करीब पड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर से जुड़ी हुई थी। भीतर बैठे गर्दली ने हाथ बढ़ाकर एम्बुलेंस के दोनों दरवाजे उन तीनों के मुंह पर बंद किए। तब दरवाज़ों पर पूरी लंबाई में मोटे लाल कैपिटल लेटर्स में लिखा दिखाई दिया, एम्बुलेंस। गोल्फ कैप लपक कर आगे ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर बैठा और फ़ौरन पहले से स्टार्ट एम्बुलेंस, ये जा वो जा। पुलिस पहुंची। अचेत व्यक्ति के तीनों साथियों लोकल थाने से आए एक सब इंस्पेक्टर बार के मालिक
पेड्रो कार्डोजो से के ऑफिस में उसकी हाजिरी में मौजूद थे। सब इंस्पेक्टर का नाम उल्लास देवरे था, जो कि वो आते ही घोषित कर चुका था। बादाखोरों की चौकड़ी के तीनों साथी अपना परिचय दे चुके थे और बोल चुके थे कि उन्होंने ही 100 नंबर पर कॉल लगाई थी। अगवा का केस है, एक हरीश गावली आवेश में बोला। सरासर अगवा का केस है। हाँ, खामखा, सब इंस्पेक्टर अपसंद भाव से बोला। नहीं खामखा, हमें पूरा यकीन है एक नपी तुली स्कीम के तहत भरे हॉल में से हमारे साथी को अगवा किया है। वो डॉक्टर, वैसे ही आवेश से दूसरा पप्पू मलानी बोला, कहता था कि एम्बुलेंस ने बहुत करीब से आना था। एम्बुलेंस आनन फानन यहाँ पहुँची थी। उससे भी जाहिर ये होता था कि बहुत करीब से आई थी। हमने इस बार से 1 किलोमीटर के दायरे में पता किया था। उस दायरे के भीतर कोई चरक नाम का नर्सिंग होम ही नहीं था। 1 किलोमीटर के दायरे में कोई नर्सिंग होम ही नहीं था सर, कल्याण राजे, तीसरा साथी बोला। सब इंस्पेक्टर ने गंभीर हुंकार भरी विचारपूर्ण मुद्रा बनाए वो कुछ क्षण खामोश रहा। आप लोग थोड़ी देर चुप करें, मैं बोलूं तो बोलें। ओके, तीनों ने सहमति में सर हिलाए। सब इंस्पेक्टर ने अपना मोबाइल निकाला और फिर वो काफ़ी देर तक उसके साथ व्यस्त रहा। एम्बुलेंस चोरी की थी। चरक नर्सिंग होम कोलाबा के कंपाउंड से शाम 6 बजे चुराई गई थी। कोलाबा थाने में चोरी के बाकायदा रिपोर्ट दर्ज है और बकौल उनका कोलाबा के अलावा और कहीं नर्सिंग होम ही नहीं है। हैरानी से तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जाहिर है कि एम्बुलेंस एक मिशन के तहत चुराई गई थी, इसलिए कल तक यकीनन शहर में कहीं लावारिस खड़ी मिल ही जाएगी। तो हरीश गावली बोला, अब तो आप मानते हैं ना कि हमारे साथी को अगवा किया गया था? सब इंस्पेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बार के मालिक की तरफ घूमा। इधर सीसीटीवी की क्या पोजीशन है? इंतज़ाम है बराबर? चौकस? बोले तो मैंडेटरी फॉर ऑल सर्च एस्टेब्लिशमेंट। इंतज़ाम तो है, बट सब इंस्पेक्टर ने घूर कर उसे देखा। आउट ऑफ ऑर्डर है। उसके स्वर में खेद का पुट आया। वेरी गुड, अभी ज़रूरत का वक्त है तो आउट ऑफ ऑर्डर है। आई एम सॉरी सर। दिखता है मेरे को सॉरी। पेड्रो ने सर झुका लिया। सब इंस्पेक्टर तीनों की तरफ घूमा। अपने अगवा चौथे साथी की कोई तस्वीर है आप में से किसी के पास? तीनों ने आपस में खुसर पुसर की। किसी के मोबाइल के कैमरे में हो, भले ही ग्रुप में हो। तीनों के सर इंकार में हिले। हुलिया तो बयान कर सकते हो या वो भी नहीं? तीनों ने मिलजुल कर यथासंभव वो काम किया। नाम, पता, कारोबार भी बोलने का। सब इंस्पेक्टर ने नया हुक्म जारी किया। सर, वो नाम था अनंत राव धोवाले और पता फ्लैट 204 दूसरा माला, तानाजी अपार्टमेंट्स, कनाट रोड, घोड़ा पाड़ावा। कारोबार बोले तो एक प्रॉपर्टी डीलर का फील्ड ऑपरेटर है। कौन प्रॉपर्टी डीलर? किधर है कारोबार उसका? सर, उसका नाम रत्नेश पाटिल है। ऑफिस गोपाल नगर, लोअर परेला। ऑफिस का नाम ग्लोब रियल एस्टेट एजेंसी है। सब इंस्पेक्टर जो कुछ बताया जा रहा था अपने मोबाइल में नोट कर रहा था। अब भी बोलो, आप लोगों के साथी की कोई तस्वीर उसके घर पर हो सकती है? अब तीनों में फिर खुसर पुसर हुई। कह नहीं सकते सर, गावली बोला। क्यों? दोस्त के घर में आना जाना नहीं था? सर, वो आना जाना तो था, लेकिन तस्वीर वाली बात की तरफ हमने कभी तवज्जो नहीं दी थी। बाकी दोनों ने भी सर हिलाकर अपने साथी की बात का अनुमोदन किया। फैमिली मैन था? था तो सर, पर फैमिली औरंगाबाद में, इधर अकेला ही रहता था। फैमिली आती जाती रहती थी, पर अमूमन अकेला रहता था। वो इधर हमारे साथ था। बोले तो पीछू उसका फ्लैट तालाबंद मिलेगा। अभी बोलो, कैसे जाना था कि जिस गोल्फ कैप वाले का तुम लोगों ने जिक्र किया था वो डॉक्टर था? हमने नहीं जाना साहब, उसने खुद जनवाया। धोवाले के एकाएक बेहोश होकर गिरते ही हम घबरा गए थे। हमने तो कहा कि कोई डॉक्टर को बुलाओ, हॉल में कोई डॉक्टर मौजूद है, तो वो खुद ही आ गया, बोला मैं डॉक्टर हूँ। कहाँ से आ गया था? किसी दूसरी टेबल से उठकर? बोले तो बार पर से उठकर आया जी। अब बोले तो अकेला था, शायद इसलिए बार पर बैठेला था। वो खुद बोला था कि वो डॉक्टर था। वैसे किसी को मालूम नहीं था? अब बोले तो भाई, बाल का कोई रेगुलर पैटर्न हो तो स्टाफ जान जाता है कि वो कौन था, उसका कारोबार क्या था। मसलन कोई ट्रेडर था, इंजीनियर था, बिल्डर था, लॉयर था, डॉक्टर था वगैरह। शायद बारमैन को कुछ मालूम हो सर, पेड्रो बोला। हाँ तो बुलाओ उसे। बारमैन सिलो
सीरोस कालो पेश हुआ। सब इंस्पेक्टर ने धीरे से उसको बार के अपने अकेले मेहमान के बयान करते सुना। तूने उसकी उम्र 45 के आसपास झांकी। बारमैन खामोश हुआ तो सब इंस्पेक्टर बोला, यानी निगाह का चश्मा लगाता था, सब फैशन करता था। क्या बोला? उसका मोटे फ्रेम वाला चश्मा प्लेन ग्लासेस वाला था सर। बोले तो ग्लासेस नंबर नहीं थे। तेरे को क्या पता? सर मेरे सामने बैठेला था, मेरे से डायलॉग करता था, मालूम पड़ा ना। ग्लासेस विदाउट टिंट हो, वाइट हो और कोई दूसरा उनमें झांके तो आंखें नॉर्मल से छोटी या बड़ी दिखाई देती हैं। बड़ा सयाना है भाई तू, मेरे को नहीं मालूम था। सर 0 नंबर के लेंस वाले ग्लासेस फैशनेबल भीड़ू लोगों में आजकल पॉपुलर हैं, और मैं ना आजकल का हूँ और ना फैशनेबल। ठीक? पुलिसिया उसे घूरता बोला। सॉरी सॉरी सर। सॉरी कबूला और काबू में रह के बोला। यस सर, श्योर सर। तो वो फैशन करता था? अभी बोले सर। अरे कल्पा नहीं, मेरे को समझा, जवाब दे। सर वो चश्मा मोटे फ्रेम का था, क्या पता उससे फेस पर कोई डिफेक्ट छुपाता हो, ऐसा डिफेक्ट छुपाता हो जिसकी वजह से उसकी शिनाख्त आसानी से हो सकती हो। जब तू बिना नंबर के प्लेन ग्लासेस बोला तो उनसे क्या छुपाता होगा? उसकी ऐसी मर्जी होगी तो गॉगल्स लगाया होता। क्या रात के टाइम लगाते हैं लोग? फिर तो यही बात होगी। सब इंस्पेक्टर ने कुछ क्षण अपलक उसे देखा। ओके, तो तूने उसे उसकी पसंद का ड्रिंक सर्व किया, उसने तेरे को ज़रूरत से ज़्यादा टिप दी, बहुत ज़्यादा टिप। ऑल ओके। अब भी बोल, तूने ये कैसे जाना कि वो डॉक्टर था? नहीं जाना सरा, खाली गैस किया। उसके डॉक्टर जैसे विजिट बैग को देखकर गैस किया और सवाल किया कि क्या वो डॉक्टर था, तब उसने कंफर्म किया। बट क्या बट? सर शैल आई स्पीक फ्रीली? यस यू शुड, इवन यू मस्ट। मैं बेहिचक बोले? अरे हाँ बोल। सर जो मैं नोट किया वो मेरे को ऑड लगा, अनकन्विंसिंग लगा। क्या? सर अ डॉक्टर एज अ रिस्पेक्टेबल नो नॉनसेंस पर्सन, वो काली कमीज़, नीली जीन्स और जैकेट पहने था, सर पर नीली गोल्फ कैप लगाया था। सर इन माई हम्बल ओपिनियन ये तो रिस्पेक्टेबल डॉक्टर की रिस्पेक्टेबल ड्रेस नहीं ना। सब इंस्पेक्टर सोचने लगा। एक चश्मा था खाली जो उसके किसी सीरियस कारोबार से ताल्लुक़ रखता होने की चुगली करता था, बट खाली चश्मा लगा के तो कोई रिस्पेक्टेबल नहीं बन जाता ना। अभी बात उसकी पोशाक की हो रही थी, तो तेरे को डॉक्टर जैसी नहीं लगी, पर वो बार में था, तफरी के मूड में था। ओके सरा, तो फिर उसके साथ विजिट बैग क्या करता था? सब इंस्पेक्टर तुरंत संजीदा हुआ। वो भी रात के 10 बजे? बारमैन बोला। ठीक, फिर बिल पे किए बिना चला भी गया। सब इंस्पेक्टर हड़बड़ाया। नो रिस्पेक्टेबल पैटर्न डॉक्टर और नो डॉक्टर विल डू दिस। शायद मोहर की हड़बड़ी में। सर ही वॉज नॉट अफेक्टेड बाय दैट। हॉल में बेहोश भीड़ों के चारों तरफ जब शोर मचा था तब वो आराम से बैठा अपना ड्रिंक फिनिश करता था। उस दौरान वो चाहता तो बार बिल भी अदा कर सकता था। तो तूने टोका होता? मैं ज़रूर टोकता, पर मेरे को क्या मालूम था जिधर गलाटा था उधर चलता वो चला ही जाएगा। मैं तो एम्बुलेंस के चले जाने तक वेट करता था कि अभी आता था अभी लौटता था। अभी बोले तो मेरे को डेफिनेट था कि लौट के आएगा। क्यों डेफिनेट था? अपना विजिट बाय पीछू छोड़ के गया ना। सब इंस्पेक्टर संभल कर बैठा। पीछे कहाँ? इन लोगों की टेबल पर। मैं ये सोचकर बैग को अपना कस्टडी में लिया कि बाहर से बैग उठा के उधर मैं ही लेके गया था। मैंने बैग को ले जाकर बाहर पर उसी बार स्टूल के सामने रखा जिधर ही वो बैठा हिला था। आप पूछेंगे उधर क्यों रखा? बोले तो इसके वास्ते रखा कि मेरे को पक्का था कि एम्बुलेंस को रवाना करके वो लौट के आएगा। लौट कर आएगा तो बाहर बिल भी चुकता करेगा। यस सर, बट ही नेवर रिटर्न। सर बोले तो मैं बिल का पेमेंट का बारे में इसी वास्ते ना बोला क्योंकि उसका बैग इधर ही था। बैग कहाँ है? बाहर पर ही है, लेकर आ। बारमैन गया और बैग के साथ वापस लौटा। उसने बैग सब इंस्पेक्टर को सौंपा। सब इंस्पेक्टर ने संजीदगी से पहले बैग का बाहर से मुआयना किया, फिर उसे खोल कर भीतर झाँका, फिर भीतर हाथ डाला। आखिर जब उसने हाथ निकाला तो उसमें इकलौती आइटम स्टेथोस्कोप था। इस डॉक्टरी आले के सिवाय कुछ नहीं है इसमें। तीनों के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। तो इसका मतलब साफ है, तफ्तील से सभी और सामने आता है।
क्या? टपोरी ज़बान बोलने को होता था सर वो, लेकिन वो खुद को काबू कर लेता था। फॉर एग्जाम्पल सर, उसने फ्रेंड बोला और बरोबर बोला। अच्छा, और कुछ? और सर, हॉल में पिलर के पास की टेबल पर बैठे 4 जनों में से, जिनमें से तीनों ये भीड़ू लोग हैं, एक को अपना फ्रेंड ही बोलता था। और उनमें से कौन फ्रेंड, ये नहीं बोला था। बोलता था कि जब फ्रेंड को मालूम पड़ेगा तो वो इधर उसके पास दौड़ा आएगा। उनके लिए ड्रिंक्स का राउंड ऑर्डर दिया, वो भी ओके। पर जब वो बेहोश मेहमान को देखने उसके सर पर मौजूद था, तो उसके फ्रेंड ने फ़ौरन उसको एड्रेस क्यों नहीं किया? कोई हेलो तक नहीं बोला, क्योंकि उसका फ्रेंड वो था जो फर्श पर गिरा पड़ा था। बेहोश बूढ़ू कैसे बोलता? तो उसे यही बोलना चाहिए था कि जो बेहोश पड़ा था वो उसका वाकिफ, उसका फ्रेंड था। वो तो बेहोश भीड़ू के साथ बिल्कुल अजनबियों की तरह पेश आया। फिर क्यों बेहोश पड़ा था? हट्टा कट्टा तंदुरुस्त भीड़ू फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक एंजॉय करता था। ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया उससे जो फर्श पर गिर रहा तड़पता था फिर बेहोश होता था? सर, इसी बात से तो हम लोग भी बहुत हैरान थे। गावली जल्दी से बोला। वो तो एकाएक क्यों गिरा, एक बार तड़प कर यूं बेहोश हुआ जैसे गोली लगी हो, बिजली गिरी हो। उसका दूसरा दोस्त बोला। वही तो, मेरे को तो अब लगता है कि उसको बेहोश होने में कोई भेद था। गवानी तीखे स्वर में बोला। क्या भेद था? सब इंस्पेक्टर बोला। यही तो समझ में नहीं आ रहा, यही तो मगज में नहीं है पड़ रहा हमारे। सब इंस्पेक्टर ने गंभीर हुंकार भरी, कुछ क्षण विचारपूर्ण मुद्रा बनाए खामोश रहा, फिर घूमा और बारमैन से मुखातिब हुआ। तू बोल भाई, तेरे मगज में कुछ पड़ा? सर, पड़ा तो सही। बारमैन अदब से बोला। अच्छा, क्या? सर, वो डॉक्टर फेक था। उसका तो तू पहले ही हिंट सरका चुका है। बैग की तलाशी से तेरा हिंट मजबूत हो चुका है। कोई नई बात बोल। सर, मैं नई बात बोले तो वो सो कॉल्ड डॉक्टर उन चारों में से किसी का फ्रेंड नहीं था। तो उनके लिए ड्रिंक्स क्यों ऑर्डर करता था? क्योंकि वो इनके, उसने हाथ के एक इशारे से चौकड़ी के तीनों मेम्बरान को कवर किया। फ्रेंड को वाइट शर्ट ब्लैक पैंट को हॉस्पिटल केस बनाना मांगता था। इसी वास्ते वो इन भीड़ू लोगों के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करता था। साथ में इंस्ट्रक्शन इशू करता था कि अभी थोड़ा टेम अनाउंस नहीं करने का था कि ड्रिंक्स का वो राउंड किस तरफ से था। ड्रिंक में कोई भेद था? 100%, बट नॉट इन ऑल ड्रिंक्स। बोले तो? सर, आई कैन बेट माई लाइफ अपॉन इज दैट हिज टारगेट वॉज वाइट शर्ट ब्लैक पैंट गाय। क्यों भला? क्योंकि वो उसका टारगेट था जब वो उसका फ्रेंड नहीं था। फ्रेंड नहीं था पर जानता था वो कौन है। ज़रूर कोई उसको पहले कभी पॉइंट आउट किया या डिटेल से उसका हुलिया बताया, या किसी ने एडवांस में फेक डॉक्टर को बोल के रखा कि उसका टारगेट किस टाइम पेड्रोज में आता था, क्या ड्रेस। बोले तो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने था। प्लस वही एक भीड़ू जिसका ड्रिंक उसके लिए किसी दूसरे कंपेनियन से एक्सचेंज नहीं हो सकता था, बिकॉज इट वॉज डिफरेंट। वाइट शर्ट ब्लैक पैंट स्क्रू ड्राइवर ड्रिंक करता था। उसके बाकी कंपेनियंस का फेवरेट ड्रिंक विस्की विद सोडा एंड आइस था। इट मीन्स उस फेक डॉक्टर ने जो ट्रिक किया स्क्रू ड्राइवर के साथ किया, जो उसको मालूम था कि वाइट शर्ट ब्लैक पैंट का ड्रिंक। कैसे मालूम? मैं बोला ना, वो ड्रिंक्स का बाबत सवाल किया तो मैं बोला 3 भीड़ो विस्की विद सोडा एंड आइस पीता था, केवल खाली वाइट शर्ट ब्लैक पैंट स्क्रू ड्राइव पीता था। तो तेरा मतलब है कि उस फेक डॉक्टर ने, जिसने कि उन 4 जनों के लिए अपनी तरफ से ड्रिंक का राउंड ऑफर किया था, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट को सर्व होने वाले ड्रिंक में कुछ मिला दिया था? और किस वास्ते वो बोला नेक्स्ट राउंड में वो पे करेगा, पर सर्व तभी करना जबकि टॉयलेट गया भीड़ू अपने टेबल पर वापस लौट आए, और वेटिंग पीरियड में ड्रिंक की ट्रे उसने अपने पास रखने को बोला था। ताकि उसने उस ड्रिंक में कुछ मिला पाए। एग्जैक्टली सर। उसके करतूत से इन लोगों के साथी की बुरी हालत हुई, वो हॉस्पिटल केस बना। विदाउट एनी डाउट सर। ये सब बातें तूने पहले नहीं सूझी? अब क्या बोलेगा सर? नहीं सूझी? सूझी तो वो टाइम उनकी इम्पोर्टेंस नहीं सूझी। सब कुछ परफेक्ट करके तो तभी मगज में आया ना जब वो फेक डॉक्टर वापस नहीं लौटा। वाइट शर्ट ब्लैक पैंट के, आई मीन बेहोश भीड़ू के, उनमें से एक फ्रेंड ने डॉक्टर को इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए बोला था, जिसे डॉक्टर ये बोल के टाल दिया कि ऐसा ट्रीटमेंट एम्बुलेंस में ही मुमकिन था,
जबकि जेन्युइन डॉक्टर होता तो बिना किसी प्रॉम्प्ट के सबसे पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट का तरफ ही अटेंशन देता। किधर से देता? बैग में तो कोई पिल, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन था ही नहीं। उसमें तो खाली स्टेथोस्कोप था, जिसके बारे में अब दावे के साथ कहा जा सकता है कि उसे वो इस्तेमाल करना नहीं जानता था। खाली कान से लगाकर और टूटी बेहोश भीड़ों के इधर उधर फिराकर मुआयने का ड्रामा करता था। इससे आगे कुछ करना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उसे तो मालूम था ना कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट की कोई मांग खड़ी होने से पहले एम्बुलेंस ने आ जाना था। मालूम था? गावली की भवे उठी। तू बोल श्याने, क्यों मालूम था? सब इंस्पेक्टर बारमैन से मुखातिब हुआ। बारमैन पहले हड़बड़ाया, फिर कुछ क्षण हिचकिचाया, फिर दृढ़ता से बोला, क्योंकि एम्बुलेंस ने कहीं से नहीं आना था। वो तो बाल के करीब ही कहीं बुलाए जाने के इंतजार में खड़े ली थी। डॉक्टर ने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करके फ़ोन को जेब में डाला ही था कि एम्बुलेंस आ भी गई। उस वक्त के टेंशन के माहौल पे किसी का इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि कैसे पलक झपकते एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई, सिवाय तेरे। अब क्या बोलेगा साहब? सीरो, यही नाम बोला ना? यस सर, सीरो स्कालो। सीरो, बारमैन पता नहीं तू कैसा है, लेकिन तेरी मुस्तैदी और काबिलियत में कोई शक नहीं। कुछ पढ़ा लिखा भी है? हाँ सर, ग्रेजुएट हूँ। फिर भी पढ़ बोलता है। सर वो मैं 7 ईयर से इधर मुंबई में ना, तभी। सर मे आई फिक्स अ ड्रिंक फॉर यू? नहीं भाई, ऑन ड्यूटी। बारमैन ने अपने एम्प्लॉयर की तरफ देखा। कम सम अदर टाइम सर, पेड्रो आग्रहपूर्वक स्वर में बोला। दैट इज़ व्हेन यू आर नॉट ऑन ड्यूटी। सब इंस्पेक्टर ने सहमति में सह हिलाया, फिर बाकी के 3 जनों से मुखातिब हुआ। अगवा का केस ही जान पड़ता है ये। कल सुबह एफआईआर के लिए थाने आना, फिर तफ्तीश करेंगे। क्या? आते हैं ना कला, तीनों की तरफ से गावली बोला। फिर तरीके से अपना परिचय भी देना, जो मैंने आज नहीं पूछा, और अपने अपने कारोबार का भी बयान करना। तीनों ने सहमति में सह हिलाया। मंगलवार 7 दिसंबर। अमन नायक चर्च गेट की उस बहुमंजिला इमारत में मौजूद था जिसे वो अपना सिटी ऑफिस बोलता था। उसकी रहाइश मलाड में थी, लेकिन अपने कथित सिटी ऑफिस में अगर उसे देर हो जाती थी तो देर रात मलाड जाने की जगह वो वहीं मुकाम पाता था। इमारत के टॉप फ्लोर पर अब 2 ही बड़े फ्लैट थे और दोनों का मालिक अमन नायक था। पहले वो फ्लैट 4 थे, लेकिन हाल में नायक जब ज़माने को दिखाने के लिए कारोबारी बना था तो उसने बीच की दीवारें निकलवा कर 4 फ्लैट्स को 2 कर लिया था। लिफ्ट से दाएं का फ्लैट उसके जाति इस्तेमाल के लिए था और बायां वाला उसके सेवकों और बॉडी गार्ड्स के लिए था और कारोबार का ऑफिस था, जो शायद ही कभी किसी काम आता था, लेकिन दिखावे के लिए फिर भी वजूद में था। उस रोज़ सुबह वो वहाँ इसलिए मौजूद था क्योंकि रात को भी वहीं था। भाईगिरी के एक ऐसे कारोबार का उसने मॉनिटर करना था जिस पर पिछली रात से ही कार्रवाई हो रही थी और नतीजा सुखद निकला था। अमन नायक मुंबई अंडरवर्ल्ड का बड़ा डॉन था, मवाली था, स्मगलर था, रैकेटियर था। हाल में मुंबई में कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिनके सदके भाईगिरी में कंपटीशन इतना घट गया था कि अब अपने से ऊपर वो सिर्फ नेता कम भाई बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर को ही पाता था, जिसके मुकाबिल होने की मज़ार उसमें कभी नहीं हुई थी। अलबत्ता उसकी मौत की कामना वो हमेशा करता था। लोग कहते हैं कि बहराम जी ज़रूर गॉड का करीबी था, जो कोलाबा स्थित उसके आवासीय रॉक एस्टेट पर उसके बेडरूम में भीषण बम विस्फोट होने के बावजूद बच गया था। घायल गंभीर रूप से हुआ था, लेकिन जान से जाने से बच गया था। और यूँ अमन नायक का मुंबई अंडरवर्ल्ड का टॉप डॉन बनने का ख्वाब पूरा होते होते रह गया था। भाई होने के अलावा बहराम जी सियासी लीडर भी था। मराठा मंच नामक सियासी पार्टी का सदर था। महाराष्ट्र विधानसभा में उसकी पार्टी मराठा मंच के 40 एमएलए थे और केंद्र में 3 एमपी थे। इस नाते सहज ही उसकी ताकत और बढ़ गई थी। बहराम जी की वजह से ही पिछले दिनों अंडरवर्ल्ड में ऐसा दमन चक्र चला था कि अमन नायक की टक्कर के कई बड़े और हैसियत वाले मवाली या तो इस फानी दुनिया से कूच कर गए थे या भाईगिरी के कारोबार में हाशिए पर पहुंच गए थे। मसलन बल्लू कनौजिया नाम का डॉन उसके अपने ही घर में कत्ल कर दिया गया था। महबूब फिरंगी ने, जो ताकत और रसूख से बहराम जी के बाद नंबर 2 समझा जाता था, अपने टॉप के 3 लेफ्टिनेंट्स को शूट करके खुद को भी शूट कर लिया था। तीसरा बड़ा डॉन सलमान गाजी कानून के शिकंजे में ऐसा आया था कि कोर्ट केसेस में ऐसा फंसा था कि ज़बानी तो नहीं कहता था, भाईगिरी से रिटायर था, लेकिन तमाम अंडरवर्ल्ड जानता था
कि इरादतन नहीं मजबूरन रिटायर था। यानी अब अगर बहराम जी को बुढ़ापा लील जाता या उसे धड़का लग जाता या उस पर बिजली गिर जाती तो अमर नायक की सत्ता को खतरा बनने वाला मुंबई अंडरवर्ल्ड में दूसरा कोई ना होता। लेकिन फिर भी कोई था जो खामोशी से सर उठा रहा था, जो चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी ताकत बना रहा था। उस कोई की वजह से ही वो पिछली रात से अपने सिटी ऑफिस में था। उस वक्त सुबह के 10 बजे थे। वो अपने निजी भृत्य तारानाथ का बनाया ब्रेकफास्ट कर चुकने के बाद चाय का दूसरा कप चुसक रहा था, जबकि नवीन सोलंकी अपने बॉस के हुजूर में पेश हुआ। नवीन सोलंकी अमर नायक का डिप्टी ही नहीं, उसका टॉप हैचमैन भी था, जबकि सूरत से म्यूनिसिपैलिटी के क्लर्क जैसा निरीह प्राणी लगता था। नायक की सवालिया निगाह उस पर पड़ी। वो तैयार है, नवीन संजीदगी से बोला। बढ़िया, क्या कहता है? नायक ने चाय को छोड़ दी। अभी कुछ नहीं कहता, लगता है जो कहेगा आपको ही कहेगा। ठोका? नहीं, आपके रूबरू हो ले, फिर जरूरत समझेंगे तो कर लेंगे ये काम भी। कहाँ है? नीचे चल। आजू बाजू चलते दोनों फ्लैट से बाहर निकले। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर भी 2 बड़े फ्लैट थे जो अब नायक की मिल्कियत थे। उनके बीच की सारी पार्टीशन वॉल्स निकाल दी गई थी और अब वो इमारत के बाएं बाजू से दाएं बाजू तक फैला एक विशाल हॉल था जो मौजूदा वक्त में फर्नीचर के गोदाम की तरह इस्तेमाल होता था। बाहर दोनों तरफ के रोलिंग शटर थे जो फर्नीचर की आवाजाही की ज़रूरत पड़ने पर बाहर से खोले जाते थे। किसी भी शटर पर कुछ जैसे फर्नीचर कंपनी का नाम दर्ज नहीं था। दाएं बाएं दोनों फ्लैट्स की पहले लॉबी में से एंट्री थी। ऐसी बाईं ओर की एंट्री को स्थायी रूप से बंद करवा दिया गया था, लेकिन दाईं ओर का दरवाज़ा उधर के फ्लैट का भूतपूर्व प्रवेश द्वार अभी इस्तेमाल में आता था, इसलिए इसको छेड़ा नहीं गया था ताकि छोटी मोटी ज़रूरत के लिए भी शटर बार बार ना उठाना पड़े। बाहर के शटर्स पर लगे तालों की चाबियाँ बिना मांगे हर किसी को उपलब्ध थी। ऊपर दाहिने फ्लैट में प्रवेश द्वार के भीतर की तरफ एक कील पर टंगी रहती थी, लेकिन लॉबी वाली भीतरी दरवाजे की चाबी बिग बॉस से या सोलंके से या तारानाथ से मांगनी पड़ती थी। उस घड़ी दाईं ओर के शटर के सामने मुस्तैदी से एक प्यादा खड़ा था जिसने उन दोनों पर नज़र पड़ते ही फुर्ती से शटर उठाया। दोनों भीतर दाखिल हो गए तो वापस गिराया। उस रोज़ गोदाम का लॉबी का दरवाज़ा क्यों नहीं खोला गया था, इस बात की खबर या सोलंकी को थी या खुद नायक को थी, और किसी की उस बाबत सवाल करने की मजाल नहीं हो सकती थी। हॉल कुर्सियों और मेज़ों और पंडाल डेकोरेशन के सामान से भरा था, लेकिन उसका दाएं शटर के सामने का हिस्सा पिछली दीवार तक खाली था। पिछली दीवार के करीब एक सोफ़ा चेयर इस तरह से रखी हुई थी कि उसका मुंह शटर की तरफ था। हॉल का वो हिस्सा ट्यूबलाइट से प्रकाशित था। दाईं दीवार के साथ लगा एक बेंच था जिस पर 3 प्यादे बैठे हुए थे। उनसे अलग एक कुर्सी पर एक शख्स और बैठा हुआ था। वो कुर्सी पर इसलिए था क्योंकि उसकी स्थिति प्यादों से बेहतर थी। वो नवीन सोलंके का खास था और वो शख्स था जो पिछली रात पेड्रोज में डॉक्टर के रोल में था और जो पिछली रात के अगवा के केस पर ऑर्गेनाइज़र और आर्किटेक्ट था। उसका नाम समीर केरकर था। गुजारे लायक पढ़ा लिखा था, फिर भी टपोरी ज़बान बोलता था क्योंकि आदत हो गई थी। उस घड़ी उसकी नाक पर मोटे फ्रेम वाला 0 नंबर लेंसेज वाला चश्मा मौजूद नहीं था। बिग बॉस पर निगाह पड़ते ही वो सब उछलकर खड़े हुए। चारों ने अदब से नायक का अभिवादन किया। अभिवादन की और कोई खास तवज्जो दिए बिना नायक आगे बढ़ा और सोफ़ा चेयर पर ढेर हुआ। सोलंके ने बेंच से उठे आदमियों को इशारा किया तो तीनों लपक कर फर्नीचर से भरे हॉल के बाएं विंग में कहीं गए और निगाहों से ओझल हो गए। प्यादे जब वापस लौटे तो एक प्यादा आगे चल रहा था और पीछे 2 के बीच सफ़ेद कमीज़ और काली पतलूनधारी पेड्रोज का पिछली रात का वो मेहमान चल रहा था जिसको एकाएक कोई दौरा पड़ गया था और जिसकी वजह से वो बेहोश होकर धराशायी हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, मुख मलिन था, उसकी पोशाक सफ़ेद कमीज़ और काली पतलून, उस पर भी उस घड़ी वो आव नहीं थी जो बार में उसके होश खोने से पहले दिखाई देती थी। पिछली रात जो गोली अगवा भीड़ू पर आजमाई गई थी उसका असर उम्मीद से ज़्यादा तीखा निकला था। नतीजन उनके शिकार की सारी रात पहले बेहोशी में फिर नीम बेहोशी में गुजरी थी। सुबह भी वो जगाए जाने पर ही जागा था और सचेत हुआ था। तीनों प्यादों ने बंदी को बिग बॉस से कोई 6 फुट दूर उसके सामने खड़ा किया और खुद पीछे हट गए। नायक ने अपलक बंदी का मुआयना किया। बंदी ने निडर भाव से नायक से निगाह मिलाई। धोवाले, यही नाम? नायक सहज भाव से बोला। हाँ, बंदी बोला। पूरा नाम अनंतराव धोवाले? हाँ।
बंदी मिजाज दिखा के जवाब दे रहा था, जैसे नाम की तस्दीक करके नायक पर एहसान कर रहा हो। बॉस के करीब आ खड़े हुए नवीन सोलंकी के चेहरे पर क्रोध के भाव आए, जिसने बड़ी मुश्किल से उसने काबू किया। कोई नाश्ता पानी किया? किया। बॉस, सोलंकी भड़कने लगा था। मैं इसे ठीक से तमीज़ से बोलना सिखाए? ठीक बोल रहा है, मैं सवाल करता है ये करेक्ट करके जवाब देता है, और क्या ठीक बोले? सोलंकी को जवाब ना सूझा। बॉस का उस वक्त का मिजाज उसे हैरान कर रहा था। धोवाले, तुम क्यों हो इधर, मालूम? नहीं मालूम, खाली इतना मालूम कि कल रात बांद्रा के एक बार से मेरे को किडनैप किया गया था। तेरे को काबू में करने के वास्ते वही तरीका ठीक था। तू साला इम्पोर्टेड करके भीड़ू, जिधर जाता है बॉडीगार्ड्स के साथ जाता है। कल बांद्रा के बारे में भी तू 3 बॉडीगार्ड्स के साथ था, जो तेरे फ्रेंड बने तेरे साथ मौजूद थे। मेरे को खामखा का खून खराबा नहीं पसंद, वरना 3 की जगह 30 बॉडीगार्ड भी होते तो वांदा नहीं था, हैंडल करते। वरना तू जिधर भी होता है तेरे को उठा लाते। भले ही तेरी बॉडी को गार्ड करने की ड्यूटी करते कितने ही भीड़ू खल्लास होते। बोले तो अपना सोलंकी। उसने बाजू में खड़े अपने डिप्टी की तरफ इशारा किया। सब हैंडल करता क्या? बंदे खामोश रहा। कल बांदा के बार से तेरे अगवा का काम सोलंकी ने खास तौर से अपने ऐसे भीड़ू को सौंपा जिससे तू वाकिफ नहीं था। वाकिफ होता तो रात को बार में उसकी शक्ल देखकर ही चौकन्ना हो जाता, जो कि अपने सोलंकी को नहीं मांगता था। तेरे नाम से, तेरे काम से वाकिफ, पर तेरी सूरत से नावाकिफ वो भीड़ू जो बाद से तेरे अगवा का ड्रामा इतना परफेक्ट करके किया, तेरे से परे तेरे दाएं बाजू खड़ेला है। बंदी ने गर्दन घुमाकर दाएं बाजू निगाह दौड़ाई। केत कर मुस्कुराया। उसने हौले से सर नवाया। बंदी ने इससे पहले ही गर्दन वापस घुमा ली। सोलंकी को उसकी वो हरकत धृष्ट लगी, नागवार लगी, लेकिन वो जब्त किए रहा। तेरी तस्वीर से ही तेरी शिनाख्त उसे करवाई गई। पीछे से नायक की आवाज़ आई। शुक्र है शिनाख्त में कोई लोचा ना पड़ा। क्या? बंदी ने जवाब नहीं दिया। इधर मेरी तरफ देख। चेहरे पर धृष्ट भाव रही बंदी ने गर्दन वापस घुमाई। ये बोले तो डॉक्टर साहब जो तेरे को एम्बुलेंस में डाल के इधर लाया। नाम केतकर, समीर केतकर। बंदी की आंखों में यूं पहचान की चमक आई जैसे अपने अपहर्ता को उसने पहले नहीं अब पहचाना था। तेरी शक्ल बता रही है कि पहचाना। अभी चश्मा नहीं देख रहा उसकी नाक पर पहचाना क्या? बंदी का सर ऊपर नीचे हिला। कल केतकर तेरे जाम में गोली सलगाया तो तू बार में कल का ढेर हुआ। आज उठकर पैरों में खड़ा होने के काबिल हुआ। इंजेक्शन देगा तो 3 दिन तक नहीं उठ सकेगा। दमदार इंजेक्शन देगा तो उठेगा ही नहीं, उठ ही जाएगा। मांगता? बंदी ने कठिन भाव से इनकार में सर हिलाया। अब इच क्या करेगा? नायक ने नया सवाल किया। मैं क्या करेगा साला? मैं तुम लोगों के कब्जे में, अभी जो करने का तुम लोगों को करने का। मसलन क्या? कोई अंदाज़ा? अभी अंदाज़ा कराया ना तुमने। गोली देगा, इंजेक्शन देगा, दमदार इंजेक्शन देगा, और क्या? किसका बीड़ू है? बोले तो किसके लिए काम करता है? तुम्हारे सवाल मेरे मगज़ में नहीं आता बाप। हो मैं कोई इलाज करे तेरे मगज़ का? बंदी फिर खामोश हो गया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। मगज़ का इलाज सोलंकी करता है, एंड परफेक्ट करके। बोले उसे। बंदी ने फिर इनकार में सर हिलाया। अक्खा टेम मुंडी नहीं हिलाने का। नहीं तो गौर से सुन जो मैं बोलता है। क्या? हाँ सुनता है बाप। उसने हिचकते हुए जोड़ा। बढ़िया, अब भी सुन। वो क्या है कि ये टेम कोई नाम लेवा बिग बॉस मुंबई में नहीं चे। अलबत्ता छोटे मोटों की कोई गिनती नहीं। बहराम जी को भूल गया क्या? बंदी के लहजे में व्यंग का पुट था। उसके अलावा कोई नाम लेवा बिग बॉस मुंबई में नहीं है ना? अब ठीक सब खबर निकाल के रखा है। हाँ ऐसे ही चे। तू बोलेगा, हूल देगा कि तेरे बिग बॉस की मेरे को कोई खबर नहीं। क्या? उसने उत्तर नहीं दिया। खामोशी का दौरा पड़ता है तेरे को? जो मेरा बॉस है वो तुम्हारी खुफिया पंक्ति से तो मेरी पहुंच से परे है। कहाँ है? कराची में रहता है ना? दुबई में रहता है। वहाँ से हुक्म जारी करता है तेरे वास्ते। बोले तो सबके वास्ते। ऐसे ही चे। पहले भी किसी ने ऐसे ही भ्रम बनाया था। सोलंकी धीरे से बोला। जब उसका राज खुला तो मालूम पड़ा कि
कोई बॉस नहीं था दुबई में बसा, कोई बॉस था ही नहीं। लोकल भीड़ू था जो दुबई के फर्जी बॉस के हवाले को अपने कवर के तौर पर इस्तेमाल करता था। नायक ने विचार पूर्ण करते हुए हुंकार भरे, धोवाले, तू भी तो ऐसे ही शानपंती नहीं करता? दुबई दुबई भजकर अपने बॉस का हवा तो नहीं खड़ा करता? ये टेम या अक्खा टेम आने वाला वक्त बताएगा। मैं आने वाले वक्त का इंतजार करेगा। सुना है तू और तेरे जोड़ीदार अपना हवाला दुबई गैंग के तौर पर देते हैं। कोई वांदा जब टॉप बॉस का ऑर्डर कि उसका नाम अभी सीक्रेट करके रखने का, तो कोई नाम तो गैंग का होगा ना। इस वास्ते दुबई गैंग? हाँ, ताकि दुबई के भाई का रौब पड़े। हाँ, है कौन वो? जास्ती नहीं तो यही पक्की कर दे कि दाऊद का सगा, हम प्याला, हमने वाला। सब मालूम पड़ जाएगा। कब? कब मालूम पड़ जाएगा? जब वो परमानेंट करके इधर ही चाक के बसेगा और गैंग की कमान अपने हाथ में लेगा। वो ऐसा करेगा? बहुत जल्द करेगा, देखना तुम। नायक ने अपनी डिप्टी की तरफ देखा। फेंकता है। सोलंकी धीरे से बोला। नायक ने खामोशी से कुछ क्षण अपनी डिप्टी की राय पर विचार किया, फिर वापस बंदी की ओर आकर्षित हुआ। कोई लोकल बॉस भी तो होगा जो गैंग को बिग बॉस की तरफ से कंट्रोल करता होगा। मैं, है ना? हाय, बड़ा बोल रहा है। पढ़, मेरे को तेरा जवाब कबूला। राजी? उसका सर एक बार ऊपर से नीचे हिला। ट्रक कहाँ है? कौन सा ट्रक? जिसमें 60 किलो सोना छुपा था, जिसे तू हाईजैक किया। मैं कुछ नहीं किया। करवाया? बोले तो एक ही बात। मैं कुछ नहीं किया। जोश में जवाब दे रहा है, होश में जवाब देना। मेरा जवाब देने का एक ही तरीका, मेरा एक ही जवाब। मेरे को तुम्हारे ऐसे किसी ट्रक की खबर नहीं जिसमें 60 किलो सोना ढोया जा रहा था। मैं मेरा ट्रक कब बोला रे? वो तनिक हड़बड़ाया, फिर बोला, मेरे को किसी ट्रक की कोई खबर नहीं। हाय, तू मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा। ऐसा किया तो नहीं मैं, तुम समझता है तो क्या बोले मैं? 60 किलो सोना, 23 कैरेट, सफ़ेद बाजार में कीमत 30 करोड़। अमर नायक का माल कोई आसानी से हजम तो नहीं कर सकता। क्या? मैं क्या बोले क्या? ये तेरा आखिरी जवाब है? ये मेरा एक ही जवाब है, ये जानते हुए कि तू कहाँ खड़ेला है। तुम जिधर भी पूछेगा मेरा यही जवाब होगा। अच्छा, हाँ। नायक कुछ क्षण खामोश रहा, फिर उसने अपनी डिप्टी से सवाल किया, ब्रेकफास्ट में क्या खाया ये? बटर टोस्ट, डबल आमलेट, चाय, एप्पल। सोलंकी बोला, देख, अभी है या हजम हो गया? अपने बॉस के काबिल डिप्टी सोलंकी ने तत्काल बॉस का इशारा समझा। सहमति में सर हिलाते हुए उसने प्यादों को इशारा किया। तत्काल तीनों ने बंदी को यूं दबोच लिया कि उसके लिए हिलना भी मुमकिन न रहा। फिर सोलंकी बंदी के सामने पहुंचा। उसने बड़े तजुर्बेकार ढंग से बंदी के पेट में, पसलियों में ताबड़तोड़ कई घूंसे जड़े। बंदी प्यादों की बाहों में तड़फड़ाया, फिर उसकी चेतना लुप्त हो गई। किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। प्यादों ने उसे गोदाम के फर्श पर ढेर हो जाने दिया। सब इंतज़ार करने लगे। आखिर बंदी ने कराहते हुए आंखें खोली। 2 प्यादों ने उसकी बगल में हाथ डालकर उसे उसके पैरों पर खड़ा किया। तीसरे ने उसे पानी का गिलास थमाया। बंदी ने 3 किस्तों में गिलास खाली किया। उसके चेहरे पर रौनक कदरन लौटी। नायक कुछ क्षण और खामोश रहा और फिर बंदी से यूं मुखातिब हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ट्रक कहाँ है? सोना कहाँ है? स्मगलिंग का जो माल ऑन रोड? बंदी भड़का, वो किसी का भी? हाय देवा रे! असहाय भाव से गर्दन हिलाता नायक बोला, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, ठीक से खड़ा नहीं है, बार बार पेट सहलाता है, पसलियाँ चौकस करता है, बोलता है तो ज़बान लड़खड़ाती है, फिर भी हटेला जवाब देता है, फैंसी जवाब देता है। क्या मतलब है भाई तेरा? जो थाम ले उसका। इस बार बंदी कदरन स्थिर लहजे से बोला, कौन बोला ऐसा? हर कोई। बोले तो तेरे परदेसी बॉस का? किसी का भी। वो एक क्षण ठिठका, फिर बोला, माल बहराम जी का नहीं था,
जिस पर हाथ डालने से कोई गुरेज करता। तू मेरे को बहुत कम करके आंक रहा है। फिर ट्रक में सोना था भी तो नहीं। धोवाले, ये कह के तूने कबूल किया कि मेरा ट्रक तेरे कब्जे में है क्या? जब उसमें कुछ था ही नहीं तो कब्जा किस काम का? तेरे को क्या मिला? कुर्सियाँ, खाली कुर्सियाँ, लोहे के फ्रेम वाली फोल्डिंग कुर्सियाँ जो जलसों में, शादी ब्याह में बिछाई जाती हैं। और साला ट्रक तो फुल खड़काया, पूजा पूजा अलग कर देने में कसर नहीं छोड़ी, पर कहीं कोई ऐसी जगह नहीं मिली जिसमें 60 किलो सोना छुपाया जा सकता था। पर तू मेरा ट्रक हाईजैक किसी उम्मीद में किया कि उसमें माल मिलेगा क्या? अभी क्या बोलेगा? 0 नंबर एंक करेक्ट करके खबर दिया। हैरानी हो रही होगी कि खबर करेक्ट ना निकली। अभी है तो ऐसा ही। अमर नायक के माल पर हाथ डालने की दिलेरी परदेसी भाई की वजह से आई। क्या इनाम फिक्स किया तेरे वास्ते है? अगरचे कि 60 किलो सोना हाथ आ जाता। जो काम हुआ नहीं उसका क्या बोले मैं? कसर तो कोई नहीं छोड़ी। अमर नायक की मूंछ का बाल उखाड़ने में कसर तो कोई नहीं छोड़ी। धंधा है ये। बड़े मवाली का माफिक बोलता तू है। भाई का माफिक बोलता है। लगता है दुबई वाले भाई की कहानी फर्जी है। तू ही भाई चे जो गैंग का नाम दुबई गैंग रखकर दुबई के फर्जी भाई से रिश्ता जोड़ता है, जो अभी ताकत बनाता है। इतना कि अमर नायक के मुकाबले के काबिल खुद को समझने भी लगा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं, वो खोखले स्वर में बोला। ऐसी ही बात है। इसी वास्ते ये खामा ख्याली तेरे मगज में है कि बहराम जी के मुकाबले में मैं कहीं ठहरता नहीं क्या? ये खामा ख्याली है? सोच के दिल टटोल के जवाब देना बाप। नायक कसमसाया, कुछ क्षण खामोश रहा, जैसे वाकई दिल टटोल रहा हो। फिर अपने पहले वाले मिजाज पर लौटा। ट्रक कहाँ है? जहाँ है सेफ है। कहाँ कहाँ सेफ है? अब जहाँ कहोगे पहुँचा दिया जाएगा। बोले तो मेरा माल एहसान करके मेरे को लौटाएगा? नहीं, कोई एहसान नहीं इसमें। पहले क्यों नहीं किया ये काम? वो तब मालूम नहीं था ना कि ट्रक किसका था। झूठ बोलता है। सब कुछ तुझे 0 नंबर से जाना तो नहीं हो सकता कि ये भी ना जाना होता कि ट्रक हमेरा था, उसमें लदा करोड़ों का माल हमेरा था। सोलंकी गुस्से से बोला। नायक ने सहमति में सर हिलाया। सोलंकी वही मिजाज कायम रखता हुआ आगे बढ़ा। ट्रक बहराम जी का होता तो इसके 0 नंबर की मजाल ना होती इसकी बाबत इसे टिप सलकाने की। 0 नंबर की मजाल होती तो इसकी मजाल ना होती बहराम जी के माल पर हाथ डालने की। बिल्कुल ही मगज हिल जाता और हाथ डाल बैठता तो कोई और 0 नंबर बहराम जी के दरबार में सब कुछ बक रहा होता और ढेर इनाम बटोर रहा होता। और ये अभी तक ऊपर गॉड को हाजिर बाप बोल रहा होता। मुंबई का कोई भी खबरी बहराम जी के खिलाफ जाने की मजाल नहीं कर सकता। सुना? नायक बंदी से मुखातिब हुआ। बंदी ने जवाब नहीं दिया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। दायां हाथ सर से ऊपर का। कहाँ है? हाथ सर से ऊपर, हथेली मेरी तरफ। पड़ कहाँ है वास्ते? नायक ने हाथ में गन पकड़ हुई। उसने एक बार गन का घोड़ा दबाया। गोली बंदी के सर को हवा देती गुजर गई। बंदी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सर से पांव तक कांपा। नायक के उस अप्रत्याशित एक्शन से उसकी सारी शीकी हवा में उड़ गई। वो अपने एकाएक सूख आए होठों पर जबान फेरने लगा तथा और बेचैनी से या शायद खौफ से बार बार पहलू बदलने लगा। अब वो जान था जो कि हाथ ऊपर करता तो हाथ कलाई पर से गायब होता। क्या? नायक मानी खेच लहजे से बोला। अभी बोलता है या सोलंकी पहले तेरे को गोटी से लटकाए और फिर मैं तेरे को शूट करें? वो विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे का पार्सल गोदाम, उसके सामने का यार्ड। बंदी बहुत मुश्किल से बोल पाया। क्या है वहाँ? ट्रक मेरा, कुर्सियों से लदा। हाँ हाँ। नायक अपने डिप्टी की ओर घूमा। क्या कहता है? वो फिर बोला। ये टेम इसकी झूठ बोलने की मजाल नहीं हो सकती। वहीं होगा। मंगा फिर। दिन के वक्त उधर ट्रक की आवाजाही मना है। चालान होता है? हाँ। वांदा नहीं, भरना मेरे को ट्रक इधर मांगता है। अभी आधे घंटे में ट्रक वापस अमर नायक की पसंदीदा जगह पर था। दिन के वक्त चालान वहाँ भी होता था।
लेकिन लोकल पुलिस को मालूम था कि उधर अमर नायक का फर्नीचर गोदाम था, इसलिए बीट की ड्यूटी करता पुलिस वाला उधर से निगाह फेर लेता था। जानता जो था कि जल्दी ही कोई उसके पास आता और उसको गुलदस्ता थमा कर जाता। आधे घंटे के उस वक्फे के दौरान बंदी का मुकाम वापस फर्नीचर गोदाम के बाय विंग में था। सोलंकी के लौटने पर जहां उसे फिर बिग बॉस के सामने हाजिर किया गया, सोलंकी नायक के करीब पहुंचा। नायक को पता था कि जब उसका काबिल डिप्टी खुद गया था तो कोई बुरी खबर नहीं लाने वाला था। फिर भी उसने पूछा, मिला? हाँ। माल चौकस? चौकस, खुद चेक किया। बढ़िया। वो वार्तालाप सुनते बंदी के नेत्र फैले। वो भौचक्का सा कभी नायक को तो कभी उसके डिप्टी का मुंह देखने लगा। अभी तेरे को क्या हुआ है? उम्मीद नहीं थी कि ट्रक मिलेगा। कुर्सियों से भरा ट्रक? बंदी के मुंह से निकला। बाप, खड़े पैर फर्नीचर का बिजनेस पकड़ लिया। बंदी के पहले से फैले नेत्र अगर फैल सकते थे तो और फैले। देवा, देवा रे देवा। क्या हुआ? नायक ने नकली हैरानी जाहिर की। एकाएक देवा देवा क्यों भजने लगा? साला एक मैं ही अक्खा इडियट। साला माल हाथ में आया पर पकड़ में ना आया। बंदिया साहेब भाव से गर्दन हिलाता बोला। पकड़ में आ जाता तो हजम कर लेता। मैं साला अपने 0 नंबर की टिप पर शक करता था, जो कि 100 टांग करेक्ट। हाँ, अभी मगज में पड़ा कि माल साला ट्रक में ही था। पर तू तो बोलता था कि सुई तलाश करने का माफी ट्रक चेक किया। मैं ट्रक में सुई तलाश करता होता तो मिल गई होती। बोले तो तेरी मेहनत बेकार गई। तेरे से हमदर्दी मेरे को पहले मालूम होता ना बाप कि तुम फर्नीचर बिजनेस पकड़ा, कहाँ वास्ते पकड़ा, तो मैं ट्रक की जगह कुर्सियों को चेक करवाता। अब मालूम है, जा कर चेक। हाँ, अब क्या फ़ायदा? क्यों नहीं फ़ायदा? अगली बार जब तेरी खबरी मेरे माल की खबर तेरे को देगा तो सबसे पहले ट्रक में लदा हुआ फर्नीचर ही चेक करना। क्या? अगली बार कुर्सियाँ ढोना। ज़बान बहुत लंबी तेरी, काबू में रखना ना सीखा। अब देख तेरी लंबी ज़बान तेरे को कहाँ पहुँचाती है। बंदी ने थमक कर सर उठाया। तू अमर नायक का एक बहुत पोशीदा राज जान गया है। न सिर्फ जान गया है, उसकी बाबत मुंह फाड़ने की नादानी भी कर बैठा है। अभी बोले तो फटे हुए मुंह को सीना जरूरी, इस वास्ते। नायक ने हाथ में गन फिर प्रकट हुई। उसने गन का घोड़ा खींचा। ये काम ज़रूरी। उसने अपना फिक्रा पूरा किया। बंदी पछाड़ खाकर धराशायी हुआ तो उसे दूसरी सांस न आई। सबने उसकी आंखों से जीवन ज्योति बुझती साफ देखी। अक्खा इडियट साला। एकाएक स्तब्ध हो गए हॉल में नायक की आवाज़ बड़े डरावने अंदाज से गूंजी। इसकी ज़रूरत की सज़ा तो उसे मिलनी ही थी, लेकिन वो इतनी बड़ी ना होती अगरचे ये मुंह ना फाड़ता। क्या? किसी ने जवाब नहीं दिया, सोलंकी ने भी नहीं। नायक सोफ़ा चेयर से उठा और केतकर से मुखातिब हुआ। इंतज़ाम कर। केतकर ने सहमति में सर हिलाया। आधी रात होने से पहले। क्या? केतकर का सर फिर सहमति में हिला। मीटिंग बर्खास्त हो गई। केतकर के अलावा सब लोग वहाँ से रुखसत हो गए। सोना कुर्सियों में था। ट्रक में लदी 150 से ज़्यादा लोहे की फोल्डिंग कुर्सियों में से 20 का फ्रेम सोने का था, जिसको छुपाने के लिए उन पर पेंट की मोटी परत चढ़ाई गई थी। हर कुर्सी की बाहरी पीठ पर स्टेंसिल से दर्ज था, छत्रपति डेकोरेटर्स एंड केटरर्स, शुक्ला रोड, चर्च गेट, मुंबई 32। बाद में जब पहले से बने ग्राहकों को सोना फरोख्त किया जाता था तो उन्हें, अगर वो निसंकोच कबूल करें, कुर्सियां ही थमा दी जाती थीं। कुर्सियां ना कबूल करने वालों के लिए सोने वाली कुर्सियों के फ्रेम पिघलाकर उनमें से सोना बरामद किया जाता था और फिर उनको सुपुर्द कर दिया जाता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में इस बात की बड़ी चर्चा थी कि कैसे एक पक्का मवाली, एक भाई सुधर गया था और एक जायज़ कानूनी धंधा अख्तियार किए था। इस संदर्भ में भाई सलमान गाजी की भी मिसाल दी जाती थी, जो कि भाईगिरी में बहुत ऊंचा पहुंच चुकने के बाद उस धंधे से रिटायर हो गया था। बहरहाल दोनों ने थोड़ी कमी पेशी के साथ इस पुरानी कहावत को गलत साबित करके दिखाया कि वो तो कंबल को छोड़ते थे पर कंबल उन्हें नहीं छोड़ता था। उस कवर के तहत अमर नायक के कैंप में सब सुचारू रूप से चल रहा था, जबकि महाशान ने अनंतराव धोवाले की सूरत में वो फच्चर आन पड़ा था। जीत सिंह ने अपनी टैक्सी की रफ्तार कम की। आगे फुटपाथ पर खड़ा एक आदमी उसे हाथ हिलाकर रुकने का इशारा कर रहा था। उसके पहलू में टीन का एक बड़ा सा ट्रंक रखा था। पैसेंजर? बढ़िया। स्टैंड पर से सवारी नहीं मिल रही थी, इसलिए वहाँ से निकलकर वो पैसेंजर की तलाश में ही भटक रहा था।
उसका रेगुलर टैक्सी स्टैंड नागपाड़ा में भूतपूर्व अलेक्जेंड्रा सिनेमा के करीब था। पिछली रोज़ उसने देर रात तक पैसेंजर ढोए थे। नतीजन सुबह 4 बजे वो जम्बूवाड़ी अपनी खोली में आकर लगा था। दोपहर होने को थी जबकि सोकर उठा था और आधे घंटे में फिर अपने टैक्सी स्टैंड पर हाजिरी भर रहा था, जहाँ पता नहीं क्यों उस रोज़ पैसेंजर्स का तोड़ा था। इंतज़ार से आजिज़ आकर राह चलता पैसेंजर मिलने की उम्मीद में वो राह पर आ निकला था। उस घड़ी वो महापालिका मार्ग से गुजर रहा था और वो भीड़ू, उसका संभावित पैसेंजर, तिराहे की सिग्नल लाइट के करीब फुटपाथ पर खड़ा था। उसने उसके करीब टैक्सी रोकी और फुटपाथ की ओर से खिड़की का शीशा गिराया। दादर वेस्ट, वो शख्स खुले शीशे से भीतर झांकता बोला। जीत सिंह ने सहमति में सर हिलाया। ट्रक डिक्की में रखने का। जीत सिंह टैक्सी में से बाहर निकला और फुटपाथ पर ट्रंक के पास पहुंचा। उसने ट्रंक को हिला डुला कर देखा। बहुत भारी है, वो बोला। मैं हेल्प करेगा ना, 2 जनों के लिए क्या भारी है, पैसेंजर बोला। इसका अलग से चार्ज होगा। कितना? दिखावे के लिए जीत सिंह ने ट्रंक को एक बार फिर हिलाया डुलाया। 50। ठीक है, खोल। जीत सिंह ने टैक्सी के भीतर ड्राइवर सीट के करीब से लीवर खींचकर डिक्की का लॉक खोला और वापस पीछे जाकर उसका ढक्कन उठाया। दोनों ने ट्रंक उठाकर डिक्की में लादा। उसे कई बार एडजस्ट किया। नहीं चलेगा, पैसेंजर बोला। रस्सी रखता है ना? हाँ रखता हूँ। बांधना पड़ेगा से, निकाल। जीत सिंह ने डिक्की में से रस्सी काबू में की। दोनों ने मिलकर रस्सी बांधी और ट्रक को महफूज किया और फिर दोनों टैक्सी में सवार हुए। जीत सिंह आगे ड्राइविंग सीट पर और पैसेंजर पीछे। जीत सिंह ने इंजन स्टार्ट किया और टैक्सी को गियर में डाला। बहुत भारी था, बहुत वज़न था। क्या भरा बाप, वो बोला। पैसेंजर ने जवाब नहीं दिया। उसने खामोशी से एक सिगरेट सुलगा लिया। जीत सिंह को धुएं की मुश्क बड़ी तीखी लगी। भेड़ू कहीं गांजा तो नहीं खींचता था, उसने मन ही मन सोचा। आजकल बड़े फैशन में था। 20 मिनट टैक्सी मुंबई की विभिन्न सड़कों पर खामोशी से दौड़ी। आगे सिग्नल से दाएं, एकाएक पैसेंजर बोला। टैक्सी उस वक्त सावरकर मार्ग पर दौड़ रही थी। सिग्नल से दाएं जो सड़क थी उसका नाम बाबरेकर मार्ग था। उसने टैक्सी को दाएं मोड़ पर बाबरेकर मार्ग पर डाला। बस, पैसेंजर बोला। जीत सिंह ने टैक्सी को फुटपाथ के साथ लगाकर रोका और उसने नोट किया कि उसके पैसेंजर ने टैक्सी एक संकरी गली के दहाने के करीब रुकवाई थी। इधर ही उतरने का? जीत सिंह ने संदिग्ध भाव से पूछा। हाँ, वो टैक्सी का फुटपाथ की ओर का दरवाज़ा खोलता बोला। भारी ट्रंक है, आगे कैसे ले जाएगा बाप? मैंने उस गली में ही जाना है जिसके दहाने के करीब ये टेम तू खड़े लाए। मैं लेके चलता ना गली में? गली बहुत तंग है, टैक्सी चली तो जाएगी लेकिन वापस घुमाने में तुझे प्रॉब्लम होने को। अब बैक गियर मारेगा ना? मेरे को गली में काफ़ी अंदर तक जाने का, किधर तक बैक गियर मारेगा? बोले तो अभी कैसे पहुंचेगा? अभी फ़ोन लगाएगा 2 भीड़ू इधर बुलाने का वास्ते जो आएंगे और ट्रक उठाकर ले जाएगा। ओह, फ़ोन लगाएगा, भीड़ू बुलाएगा, सब सोच के रखा बाप। तू ट्रक उतरवा, ट्रंक उतरवा अभी। टैक्सी के पीछे पहुंचकर उसने रस्सी खोली। फिर दोनों ने ट्रंक को उठाकर फुटपाथ पर रखा। बहुत भारी, 50 रुपया कम बोला। अभी जास्ती मांगता तेरे को? पैसेंजर भुनभुनाया। ना ना, जास्ती तो नहीं मांगता, पर चल खैर, भाड़ा बोल। जीत सिंह ने मीटर पर निगाह डाली। 170 और 50 ट्रंक के 220 देने का बाप। पैसेंजर ने जेब से 1-2 हज़ार रुपये का नोट बरामद किया और उसकी तरफ बढ़ाया। अरे बाप, अभी तो तुम मेरा पहला पैसेंजर, इस इतने बड़े वाले का छुट्टा मेरे पास किधर से आएगा? मैं लौटाने के वास्ते 1780 रुपये किधर से लाएगा? कहीं से बना के ला। मेरे को टैक्सी छोड़ के नहीं जाने का, बैंक से फाइनेंस करवाई है, कोई पंगा पड़ गया तो? बोले तो प्रॉब्लम। क्या पंगा? मैं साला तेरी टैक्सी लेके भाग जाएगा। अब क्या पता लगता है बाप, ज़माना ख़राब, इधर अपना मुंबई का भीड़ू लोग और जास्ती ख़राब। क्या? अरे तो अभी क्या करने का? वो तनिक झल्लाया। छुट्टा खुद लेके आने का, प्लीज़ करके बोलता है बाप। ट्रंक तेरे हवाले छोड़कर। क्या बोला? अभी तूने आइडिया सरकाया, मैं तेरा टैक्सी लेके निकल लेगा, ऐसे तू भी तो मेरा ट्रंक लेकर भाग सकता है नहीं? बोम मारता है बाप, मैं साला अकेला तुम्हारा इतना वजनी ट्रंक उठाकर वापस डिक्की में रख सकता है? ओह, पर बाप,
तुम टैक्सी लेकर भाग सकता है, ड्राइव कर लेता है ना। तेरी टैक्सी लेकर भाग जाऊंगा तो ट्रंक पीछे छोड़ जाऊंगा। बोले तो? क्या बोले तो? अरे खजूर, तू अकेला ट्रंक डिक्की में नहीं लाद सकता तो मैं भी तो नहीं लाद सकता ना। तुम मेरे को कंफ्यूज करता बाप। जीत सिंह झुंझलाया। अभी छुट्टा खुद जाके लेके आने का मैं वेट करता है। पैसेंजर ने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला, फिर ख्याल बदल दिया। सहमति में सर हिलाते उसने सड़क पर कदम डाला और सड़क पार करके दूर दिखाई देती मार्केट की ओर बढ़ चला। पीछे जीत सिंह ने एक सिगरेट सुलगाया और टैक्सी के बोनट के साथ टेक लगाकर सिगरेट के कश लगाता इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार बेनतीजा निकला। पैसेंजर नहीं लौटा। गैर मामूली लंबे इंतज़ार के बाद नहीं लौटा। लौटेगा, उसका ट्रंक इधर, लौटेगा ज़रूर। जीत सिंह अब खुद को तसल्ली देने लगा। प्रतीक्षा में उसने नया सिगरेट सुलगा लिया। उसने सिगरेट के एक दो कश लगाए, फिर टैक्सी का पहलू छोड़कर ट्रंक के करीब पहुंचा। नाहक वक्त गुजारी के लिए ही उसने ट्रंक का मुआयना किया। टीन के उस ट्रंक के एक लंबे पहलू के आजू बाजू दो कुंडे थे, जिनमें से एक में ताला लटक रहा था। उसने ताले को उंगलियों में थामकर अजमाया, परखा। छोटा सा मामूली सा ताला। ऐसा ताला कोई ऐसे ट्रंक को तो नहीं लगाता था जिसमें कि कोई कीमती सामान भरा हो। नहीं होगा कीमती सामान। उसने खुद से जिरह की। ज़रूरी नहीं कि जो सामान वजनी हो वो कीमती भी हो। फिर वो अपने आप पर झुंझला, कुछ हो साला, मेरे को क्या। उसकी आशापूर्ण निगाह दूर दूर तक भटकी। वो लौटता ना दिखाई दिया। क्या माजरा था? उसका ट्रंक इधर, वो गायब। कैसे कैसे होगा ये? क्या करे वो ट्रंक का? अब वो परेशान हो गया था। उसने इस बात पर संजीदगी से विचार किया। पड़ा रहे इधर ही साला, मेरे को क्या। पर है ना मेरे को, मेरा भाड़ा, मेरी बोनी। अभी क्या करे भाड़े का? अक्खा दिन साला इधर ही नक्की करे, कैसे होगा? शाम तक तो साला 10 पैसेंजर मिल जाएगा। और इंतज़ार की उसके मगज ने गवाही नहीं दी। साला मर खप गया किधर जाके। यूं ही उस पैसेंजर पर और खुद पर कलपते उसने सिगरेट से किनारा किया और टैक्सी में सवार हुआ और इंजन स्टार्ट किया। थांबा। आवाज़ ऐसी कड़क थी कि उसने घबरा कर इग्निशन लॉक ऑफ कर दिया और गर्दन घुमाकर आवाज़ की दिशा में देखा। एक 3 फीती पुलिसिया उसकी तरफ लपका चला आ रहा था। सशंक भाव से जीत सिंह ने उसे करीब आते देखा। किधर जाता है साला? अपना ट्रंक किधर काहे वास्ते छोड़ के जाता? हवलदार अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। मेरा नहीं है, पैसेंजर का है। बाहर निकल के बोल जो बोलने का। मन ही मन उसे कोसता जीत सिंह टैक्सी से बाहर निकल कर उसके सामने खड़ा हुआ। अभी बोल, कौन से पैसेंजर का? किधर है पैसेंजर? वो गुलाबी वाले गांधी का छुट्टा लेने वो सामने के मार्केट में गया था, पता नहीं किधर ही गया। 5 मिनट का काम, मैं साला 5 घंटे वेट किया, पता नहीं किधर गया, लौटा ही नहीं। ट्रंक पीछू छोड़ गया। अभी बोला तो है ऐसे ही। कहाँ है? अब मेरे को क्या मालूम। बोम मारता साला, बोलता है मेरे को क्या मालूम। सच्ची बोलता है बाप, मैं तो अपनी सच्ची आई को पिछवाड़े में ले। साला कैसे नहीं मालूम, ऐसे कोई अपना सामान छोड़कर जाता है? वो गया ना। नाम बोले तो? जीत सिंह। पैसेंजर का? मेरा? अरे मैं पैसेंजर का नाम बोलने का बोला। भाई मेरे को कैसे मालूम होएगा? अपना नाम बता के कोई पैसेंजर भाड़े की टैक्सी में बैठता है? वो सोचने लगा। ट्रंक में क्या इच भारी जान पड़ता है। हाँ भारी तो है, इतना कि एक जने से नहीं उठ सकता। आप अजमा लो। नहीं मांगता। अभी तू बोल तो ऐसे ही छोएगा क्या? जीत सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रंक इतना भारी तो तूने पीछू नहीं साला क्या भर के रखा था? पूछा, उसने मेरे को झिड़क दिया। हवलदार ट्रंक के पास पहुंचा। उसने उसे हिला डुला के देखा। ओह भारी तो बहुत, एक भीड़ो तो नहीं उठा सकता। यही बोला मैं। सुना मैं जो बोला। अभी बोल, पैसेंजर को छुट्टा लेने गए कितना टाइम हो गया? बाप, मैं पहले ही बोला कि। फिर बोल। 1.25 घंटा हो गया लय। पौन घंटा कितना होता है? 45 मिनट बोले तो उससे भी जास्ती। मेरे को दिहाड़ी कमाने का, इतना टाइम इधर ही वेस्ट करेगा तो कैसे होएगा? तू ट्रंक को यूं बीच रास्ते पीछे छोड़ के नहीं जा सकता। पैसेंजर लौटेगा तो ट्रंक ले लेगा ना। खजूर, तेरे को मालूम लौटेगा तो भाड़ा छोड़ के भागा क्यों जा रहा था? अब जीत सिंह से जवाब देते ना बना। थाने चल। क्या बोला? जीत सिंह हड़बड़ाया।
ट्रेन को वापस रस्सी में लाद देने का और थाने लेके चलने का, ये बोला मैं। क्या? जीत सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। पता नहीं किस मनहूस का मुंह देख के खोली से निकला था जो ये मुसीबत गले पड़ गई थी। टेम खोटी नहीं करने का, हवलदार अब कर्कश स्वर में बोला। बाप कुछ लिहाज करो ना, मैं गरीब भीड़ू। ये लिहाज ही है ढक्कन, तेरे को उधर थाने में ड्यूटी ऑफिसर को अपनी स्टोरी बताने का और ट्रंक माल खाने में जमा कराने का। देर सवेर जिसका ट्रंक बोले तो तेरा पैसेंजर थाने ही पहुंचेगा अपने गुमशुदा ट्रंक की रिपोर्ट दर्ज कराने। ये जानकर सोच उसको कितना खुशी होएगा कि उसका गुमशुदा सामान एन सेफ करके थाने में मौजूद था। तब वो तेरा भाड़ा भी चुकता करेगा। क्या? तुमने को क्या मालूम? अरे भाड़ा नहीं देगा तो ट्रंक नहीं देंगे ना हम उसे। बढ़िया। पढ़ बाप, तुम तो फील्ड में ड्यूटी करता है, तुम तो वो टेम थाने में होएगा नहीं। माता फिरेला, उपल्ला माल बिल्कुल खाली साला, कुछ समझता है ही नहीं। बोले तो अभी मेरे को तेरे साथ थाने चलने का। ओ क्या हो, क्या सोचता था मैं तेरे को अकेला थाना जाने को बोलता था? नहीं नहीं नहीं, साला अकेला जाएगा तो गायब भी हो जाएगा, फिर पकड़ में आएगा तो बोलेगा ट्रंक था ही नहीं, ट्रंक वाला कोई पैसेंजर था ही नहीं। अरे नहीं बाप। बोले तो हो सकता है तेरी थाने में मौजूदगी में ही तेरे ट्रंक का मालिक पैसेंजर वहाँ पहुँच जाए, तब भाड़ा ले लेना उससे। और ना पहुँचा तो तू निकाल लेना, मैं ड्यूटी ऑफिसर को बोल के रखेगा कि ट्रंक की सुपुर्दगी के टाइम उससे तेरा भाड़ा भी वसूलने का। कितना? 220 रुपया। बरोबर। अपना ड्यूटी फिनिश करके जब मैं थाने पहुँचेगा तो तेरा रोकड़ा ड्यूटी ऑफिसर से मैं ले लेगा। वो देगा? काहे वास्ते नहीं देगा, तेरा भाड़ा साला मामूली रकम। अफसर लोगों का करेक्टर साला भी इतना नीचे नहीं गिरा तेरे भाड़े जितना मामूली रकम पर नियत मैली करें। तेरे भाड़े जितनी मामूली रकम पर नियत मैली करें। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना था। हाँ पूछ। वो 2 पूछ रहे हैं। पूछ। तुम्हारा नाम पूछना मांगता था मैं। शिवराम। दूसरी, मेरे को कैसे मालूम होएगा कि पैसेंजर थाने आया, ट्रंक ले गया, भाड़ा दे गया? मैं तेरे को खबर करेगा, अपना मोबाइल नंबर बोल। जीत सिंह ने बोला। हवलदार ने नोट किया, साथ में टैक्सी का नंबर भी। जीत सिंह को थाने में बैठे 1.5 घंटा हो गया था। पास जितने सिगरेट थे वो फूंक चुका था। उसने सिगरेट का नया पैकेट खरीदने के लिए थाने से बाहर का रुख करने की कोशिश की थी। उसे डांट कर वापस बिठा दिया गया था। उस घड़ी 3:30 बजने को थे। उसे भूख भी सता रही थी। इस बाबत उसने एक सिपाही को बोला था, तो जैसे उस पर रहम खाकर उसने बाहर कहीं से चाय और पाव मंगा दिया था। जो छोकरा वो सामान लाया उसने पैसे उससे पहले चार्ज कर लिए। चाय और पाव की नाकाफ़ी नवाजिश से वो फारिग हुआ तो इंतज़ार फिर शुरू हो गया। आखिर एक हवलदार उसके पास पहुंचा। चल, साहब बुलाते हैं। कहाँ? अपने ऑफिस में। और कहाँ? चल हिलब। वो हवलदार के साथ हो लिया। जिस बंद दरवाजे के सामने आखिर हवलदार ठिठका, उस पर एक नाम पट लगा था जिस पर दर्ज था इंस्पेक्टर सदाशिव राजा राम सुरवे, थानाध्यक्ष। बंद दरवाजे के बाहर एक स्टूल पर एक सिपाही बैठा हुआ था। मारुति राव, इसे साहब के पास पहुंचा, साहब बुलाया है, मैं जाता है। हवलदार सिपाही से मुखातिब हुआ। सिपाही मारुति राव ने उठकर पहले दरवाज़ा खटखटाया, फिर हौले से उसे धक्का दिया। उसने जीत सिंह को भीतर जाने का इशारा किया। उसे हिचकिचाता पाया तो बाँह पकड़कर उसे भीतर किया और पीछे दरवाज़ा बंद किया। भीतर एक विशाल ऑफिस टेबल के पीछे बैठे 3 सितारों से सुसज्जित वर्दीधारी इंस्पेक्टर ने उसे करीब आने का इशारा किया तो वो झिझकता सा टेबल के सामने जा खड़ा हुआ। एसएचओ ने सर से पांव तक उसका मुआयना किया। जीत सिंह अपने आप में सुकड़ कर रह गया। मुआयना लंबा चला तो वो और भी विचलित हुआ। जीत सिंह। उसका सर हौले से ऊपर नीचे हिला। एसएचओ ने घूर कर उसे देखा। जी, मेरा नाम है ये। टिक के खड़ा हो, हकलाना बंद कर। उस कोशिश में जीत सिंह ने जोर से थूक निकला। कोई और नाम है तेरा? नहीं बाप। वो सर साहब। एक ही नाम? जी। लोकल तो नहीं है? नाम से जाहिर है। पीछू किधर से है? जी वो हिमाचल से। मुंबई में कब से है? यही कोई 6.5 साल से। तभी मुंबई ज़बान बोलता है? वो आदत हो गई वो साहब। टैक्सी कब से चला रहा है? 6 महीना। भाड़े की टैक्सी अपनी? साहब वो बैंक रोकड़ा दिया ना। अच्छा, बैंक से फाइनेंस कराई, यही जो बोलते हैं साहब। कौन सा बैंक?
वो नागरिक कल्याण बैंक, लाल बाग ब्रांच। किधर रहता है? वो जम्बूवाड़ी, उधर इसी नाम की चाल है, उसमें। लाइसेंस दिखा। जी? अरे ड्राइविंग लाइसेंस दिखा भाई। जीत सिंह ने आदेश का पालन किया। एसएचओ ने लाइसेंस पर सरसरी निगाह दौड़ाई। इस पर तो चिंचपोकली का पता है। उधर ही रहता था साहब। मेरा आधार कार्ड उस पते का है, इस वास्ते ड्राइविंग लाइसेंस पर ये पता, इस वास्ते बैंक में ये पता। रिहाइश क्यों बदली? जम्बूवाड़ी क्यों रहने लगा? साहब अक्खे ड्राइवर भीड़ू उधर ही इस वास्ते। तेरे दोस्त? हाँ साहब। आज सुबह 10 और 12 के बीच कहाँ था? क्या करता था? जी अपनी खोली में था, सोता था। दोपहर तक सोता था? साहब सुबह 4 बजे घर लौटा। अच्छा, साबित कर सकता है दोपहर तक जम्बूवाड़ी अपनी खोली में था? साहब दोपहर तक सब मर्द लोग अपने कामकाज पर निकल गए होते हैं, औरतें भीतर घरों में घर के कामकाज संभाल रही होती हैं। कोई देखा तो नहीं वो टाइम मेरे को, मैं अपनी खोली में सोता था। बाहर निकलते तो किसी ने देखा होगा। टैक्सी किधर खड़ी करता है? उधर ही भीतर यार्ड में। सब ड्राइवर लोग उधर ही खड़ी करते हैं। जो पूछा जाए ना केवल उसका जवाब देने का, आजू बाजू नहीं हाँकने का। सॉरी बाप, ओ साहब। जब खोली से काम पर निकला था तब जाके टैक्सी में बैठा था, तब तो किसी ने तुझे देखा होगा। चिंतित भाव से उसने इनकार में सर हिलाया। बोले तो साबित करना मुश्किल कि दोपहर तक तू जम्बूवाड़ी अपनी खोली में था। अब क्या बोलेगा साहब? कभी गिरफ्तार हुआ? नहीं। जेल गया हवालात में, बंद हुआ? नहीं साहब। जब गिरफ्तार नहीं हुआ तो? देख झूठ बोलेगा ना तो बहुत पछताएगा। अब फिर वो बकवास बंद कर और जवाब दे। साहब वो एक टाइम एक झूठा केस मेरे पर बना था, वो तब एक टाइम एक जीत सिंह के नाम वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ था और गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये के इनाम का ऐलान हुआ था। तो वो जीत सिंह है? साहब वो वारंट खारिज हुआ था और इनाम का ऐलान वापस ले लिया गया था। ठीक, पर तू वो जीत सिंह है? हाँ या ना में जवाब दे। हाँ। झूठ बोला कि पहले कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था? बेगुनाह गिरफ्तार हुआ ना साहब, अदालत ने मेरे को बाइज्जत बरी किया। बाइज्जत नहीं शाने, बाइज्जत नहीं। बाइज्जत वो बरी होते हैं जिनकी इज्जत होती है, जिनकी इज्जत पर कोई नाजायज़ बेबुनियाद हर्फ आया होता है। तू बरी हुआ था क्योंकि तेरे खिलाफ केस अदालत में नहीं टिक सका था और मजिस्ट्रेट को मजबूरन तेरी रिहाई का ऑर्डर जारी करना पड़ा था, समझा? जीत सिंह ने कठिन भाव से सहमति में सर हिलाया। अदालत से बरी हो जाना किसी की बेगुनाही का सबूत नहीं होता, कानून की मजबूरी का सबूत होता है, क्योंकि कानून वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। जो दिखाया जाता है वो नाकाफ़ी होता है या फरेबी होता है, तो गुनहगार भी संदेह लाभ पाकर अदालत से छूट जाता है। ये भी समझा? अभी मुंडी नहीं हिलाने का। हाँ। टैक्सी ड्राइवरी से पहले क्या करता था तू? जी वो भाड़े की टैक्सी चलाता था। सवाल को ध्यान से नहीं सुनता तू। भाड़े की या अपनी? ड्राइवरी से पहले क्या करता था ये पूछा मैंने। जीत सिंह खामोश हो गया। मुश्किल सवाल पूछ लिया। चल खैर मैं तेरे लिए आसान बनाता हूँ। उससे पहले तो एक्सपर्ट वॉल्ट बस्टर में था। जीत सिंह घबरा गया, उसका मुंह खुला और बंद हुआ। जीत सिंह ताला तोड़ था? ताला जोड़ साहब, ताला जोड़। उधर क्रॉफोर्ड मार्केट में मेरा ठिया था, जिधर मैं तालों की खोई चाबियां बनाता था। कोई ताला ना खुले तो उसको खोलता था और मैं कोई नई चाबी बना देता था। तो जब ऐसा हुनरमंद था तू तो टैक्सी क्यों चलाने लगा? साहब उसमें कोई बरकत नहीं थी, मामूली मुनाफा होता था, कई दिन तक ग्राहक नहीं आता था। बुलावे पर जाता था या विजिट पर, डॉक्टर की तरह मुंह मांगी फीस कमाने? साहब ऐसा बुलावा कई दिन तक नहीं आता था, बल्कि महीना 2 महीना हो जाता था, और जब आता था तब तेरी चांदी हो जाती होगी, मुंह मांगी फीस मिलती होगी। बरोबर साहब, पर महीनों में एक बार मिली तो क्या मिली। मजबूरी में छोड़ा साहब वो काम मैंने। या तेरा सुधरने का मन किया? जी सुधरने वाली जात तो खैर तू नहीं लगता, लेकिन चल खैर। उसने घंटी बजाई। तत्काल सिपाही मारुति राव भीतर दाखिल हुआ। इसे ट्रंक दिखा के ला, एसएचओ ने हुक्म दिया। मैं देखा साहब, मैं ही चिधर लाया। अंदर से देखा? नहीं।
तेरे को पहले भी बोला फालतू बकवास नहीं करने का। याद नहीं रख सकता कोई बात? सॉरी बोलता साहब। लेके जा और वापस इधर लाना। सिपाही ने सहमति में सह हिलाया और जीत सिंह को ले गया। चल भीड़ू। झिझकता सा जीत सिंह उसके साथ हो लिया। सिपाही के साथ वो उसी गलियारे में चलने लगा जिसमें से गुजर कर वो हाकिम के ऑफिस तक पहुंचा था। गलियारे के ऐन सिरे पर एक बंद दरवाज़ा था जिसे सिपाही ने उससे एक कदम आगे बढ़ के खोला और घूमकर जीत सिंह को इशारा किया। पूर्ववत झिझकते जीत सिंह ने चौखट लांघी और कमरे में कदम रखा। उसने देखा कि वो एक 10 गुना 12 फुट का कमरा था जिसमें एक मामूली सी मेज कुर्सी के अलावा कोई चीज़ थी तो वो उसका वहाँ लाया ट्रंक था। उसने ये भी नोट किया कि ट्रंक में पहले जो इकलौता ताला लगा हुआ था वो तब उसके कुंडे में मौजूद नहीं था। ट्रंक में अब ताला नहीं है। आगे बढ़, ढक्कन उठा और भीतर का सामान चेक कर। पीछे से सिपाही की आवाज़ आई। मैं क्यों चेक करूं? साहब ने चेक कर लिया, मुझे क्या ज़रूरत है? साहब का हुक्म है, कर। तत्काल जीत सिंह आगे बढ़ा और ट्रंक के करीब पहुंचा। ताला हिफाजत का वास्ते नहीं, दिखावे के वास्ते था साला। सिपाही अपना ज्ञान बघारता हुआ बोला। मेरे को क्या भीतर का सामान निकालना था जो मैं ताले को परखता। साला मगज में आया होगा ही नहीं कि ताला मामूली। जीत सिंह के मगज में नहीं आया होगा। अभी लिप नहीं होने का, जो काम साहब बोला वो करने का। जीत सिंह ने जल्दी से ट्रंक का ढक्कन उठाया और बाहरी सस्पेंस के हवाले भीतर झाँका। तत्काल उसके मुंह से तीखी सिसकारी निकली। ढक्कन उसने यूं हाथ से छोड़ा जैसे उसमें करंट हो और 2 कदम पीछे हट गया। क्या देखा? सिपाही मारुति राव उसकी बदहवासी का आनंद लेता हुआ बोला। जीत सिंह ने जवाब नहीं दिया। वो अभी भी शौक में था। अबे खजूर, बोल क्या देखा? साहब पूछेगा। लाश देखी। हाँ, वो मैं साहब को बोलूँगा। क्या बोलेगा? तब तक मेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। हो ये बात, ठीक है चल फिर। भारी कदमों से चलता वो सिपाही के साथ हो लिया। सिपाही ने उसे एसएचओ के कमरे में वापस पहुंचाया और उसकी पीठ पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। एसएचओ ने अपलक उसे देखा। पहले से ही हिला हुआ जीत सिंह और विचलित हुआ। बैठ, एसएचओ सहज स्वर में बोला। साहब, मैं आपके सामने। बैठ। हाकिम का लहजा खुश्क हुआ। जीत सिंह यूं झिझकता हुआ हाकिम के सामने कुर्सी पर बैठा जैसे अभी उठा दिए जाने वाला हो। सारी सीट पर ढेर होने की जगह उसने अपना शरीर केवल उसके अग्रभाग पर टिकाया। क्या देखा? लाश। आगे? साहब मेरा यकीन कीजिए, एक से दूसरी निगाह डालने का मेरा हौसला नहीं हुआ था। हाँ, एक निगाह में बस इतना ही देखा था कि वो कोई इधर का ही भीड़ू था। बोले तो मराठा था, अधेड़ था, छाती में गोली लगी थी। तेरा खुद का कारनामा? मेरा क्या कारनामा? क्या कह रहे हैं साहब? पहचान में तो आ गया। साहब मैं तो साहब बोल, कौन था जिसका कत्ल किया? एसएचओ अब एकाएक अपने खास पुलिसिया जलाल के हवाले बोलने लगा था। क्यों किया? अपनी मर्जी से किया या किसी के किराए पर किया? कोई अपनी खुन्नस निकाली या किसी का हुक्म माना? बोल। अब क्या बोलें साहब, आपने तो सारे फैसले खुद ही कर लिए। अभी मैं बोले तो क्या बोले? बोले नहीं, सुने अभी। तू कत्ल करके लाश से पीछा छुड़ाने की नई तरकीब आजमाता था। ट्रंक में लाश बंद करके अपनी कैब में ढोता था। ट्रंक सरे रहा फुटपाथ पर छोड़कर भागे जा रहा था, जबकि हवलदार शिवराम माने ने तेरे को ललकारा और रुकने पर मजबूर किया। तब तूने उसको ये कहानी बनाकर परोसी कि ट्रंक किसी पैसेंजर का था जो 2000 के नोट का छुट्टा लेने गया और लौटा नहीं। क्यों नहीं लौटा था? बस के नीचे आ गया था या एकाएक बिजली गिर पड़ी थी उस पर? साहब, अभी मैं कुछ बोले? नहीं, अभी और सुन। तू कैब ड्राइवर जीत सिंह बाद में है, ताला चाबी मिस्त्री जीत सिंह पहले है, हिस्ट्री शीटर जीत सिंह पहले है, वॉल्ट बस्टर जीत सिंह पहले है, डकैती जीत सिंह पहले है। तू वो जीत सिंह है जो तारदेव सुपर सेल्फ सर्विस स्टोर की डकैती में पकड़ा गया था, लेकिन सजा पाने से बच गया था क्योंकि तेरे खिलाफ एक खास गवाह ऐन मौके पर अपनी गवाही से मुकर गया था और मजिस्ट्रेट को मजबूरन तेरे को लैक ऑफ एविडेंस की बिना पर छोड़ना पड़ा था। अब तू अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए कैब ड्राइवर बना हुआ है। अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए ही अब तू चिंच पोखली के अपने पुराने पते पर नहीं रहता, जबकि असलियत में तू अब भी वही है जो हमेशा था। जीत सिंह, एक्सपर्ट लॉकमैन, वन ऑफ द काइंड,
अब बोल जो बोलना है। अब क्या बोलना है साहब? आपने तो किस्सा ही ख़त्म कर दिया, खुद ही इल्ज़ाम लगाया, खुद ही मुजरिम करार कर दिया और खुद ही सज़ा भी सुना दी। अब खाली सज़ा पर अमल बाकी है। लगे हाथ ये भी बता दीजिए, अमल खुद करेंगे या किसी मातहत को हुक्म देंगे? एसएचओ ने फिर अपलक उसे देखा। इस बार जीत सिंह विचलित नहीं हुआ। क्या गलत कहा मैंने? एसएचओ ने बोला। साहब, मेरी हिम्मत हो सकती है आपकी बात काटने की। करना हिम्मत फिर, बोल मैं गलत हूँ, फिर ये भी बोल कि किधर गलत हूँ। साहब, अपनी औकात में रह के बोलता हूँ, फरियाद करता हूँ। मेरी बदकिस्मती को न सिर्फ आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, उससे अपने मनमाफिक नतीजे निकाल रहे हैं। बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है साहब, जीत सिंह पर आया तो क्या बड़ी बात हुई, लेकिन मैंने अपने बद हालत का मजबूरी से मुकाबला किया और उनसे उबर कर दिखलाया। इसी वास्ते ताला चाबी मिस्त्री से कैब ड्राइवर बना। आपके कहे मुताबिक मैं कोई वॉल्ट बस्टर होता, डकैत होता, तो क्या टैक्सी बनाने के वास्ते मेरे को बैंक से कर्जा लेने की ज़रूरत होती? क्या मैं भाड़े की खोली में रह रहा होता? मैं तो अपनी खोली में रह रहा होता। सब ढोंग है, दिखावा है, एक चालाक मुजरिम की चालाकी है। मैं क्या बोले? तभी तो बोला ना, जब आप सारे फैसले पहले ही कर चुके हैं तो वो सब मेरे खिलाफ तो होने ही हुए। एसएचओ कुछ क्षण खामोश रहा। अच्छा, तेरी कहानी यकीन में आने लायक तो नहीं है। तू और बातों से भले ही इनकार करे, इस बात से इनकार तो नहीं कर सकता ना कि तू ट्रंक पीछे फुटपाथ पर छोड़कर खिसका जा रहा था। मैं नहीं करता साहब, लेकिन बाकी की जो बातें मैंने कही वो सब 100 टांग सच है। मैं सवारी की तलाश में रोड पर था, उससे पहले नागपाड़ा के अपने टैक्सी स्टैंड पर था। इस बात की तस्दीक आप चाहें तो करवा लें। हाँ हाँ, आगे आगे बोल। जीत सिंह ने यूं बेचैनी से बाकी की कहानी बयान की जैसे उसे अंदेशा हो कि हाकिम बीच में ही उसकी फटकार कर उसे चुप करवा देगा। पर खिसक तो तू रहा था बराबर। हवलदार शिवराम ने खुद देखा नहीं? हाँ जी हाँ, क्योंकि तू लाश से पीछा छुड़ाना मांगता था। नहीं साहब, मैं ट्रंक से पीछा छुड़ाना मांगता था। मेरे को नहीं मालूम था कि ट्रंक में क्या था। ट्रंक पीछे छोड़कर निकल लेने का ख्याल मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे तब भी उम्मीद थी कि ट्रंक का मालिक मेरा पैसेंजर लौट आने वाला था। उसके लौटने तक कोई ट्रंक उठा कर ले जाता तो? साहब, इसे एक जना नहीं उठा कर ले जा सकता था। चल 2 लोग ये काम कर लेते, 3 कर लेते तो? तब आपका हवलदार शिवराम था ना उधर। जैसे उसने मेरे को ट्रंक के बाजू में देखा वैसे उन्हें भी तो देखता, फिर जैसे मेरी खबर ली उनकी भी लेता। अकेला? साहब, पुलिस वाला था, बैकअप बुलाता ना इमीडिएट करके। इमीडिएट करके? क्या कहने, लगता है पढ़ा लिखा है। मामूली साहब, मैट्रिक फेल। अपने पैसेंजर का हुलिया बोल। जी। बहरा है, कम सुनाई देता है, या ये बहुत मुश्किल काम है तेरे वास्ते? बोलता है साहब। जीत सिंह ने जैसे तैसे वो काम किया। वो जो कहता गया हाकिम अपने सामने पड़ी एक नोट शीट पर लिखता गया। वो खामोश हुआ तो हाकिम ने नोट शीट को दोहरा करके मेज़ के एक दराज के हवाले कर दिया। तेरे को हवलदार शिवराम ना माने न टोकता, उससे तेरा आमना सामना ना होता तो तू भी ट्रंक के साथ थाने पहुंचना, तुझे खुद ही आना चाहिए था ना। तू तो वहाँ से भाग रहा था। साहब, माफ़ी मांग के बोलता हूँ, मैं थाने कोर्ट कचहरी का सताया हुआ भूइड़ू। थाने का ख्याल करते मेरी रूह कांपती थी। शातिर मुजरिम की रूह नहीं? जीत सिंह ने जवाब नहीं दिया। उसने आहत भाव से हाकिम की ओर देखा। ऐसे क्या देखता है? जीत सिंह ने तत्काल सर झुका लिया, इतना कि ठोड़ी छाती से जा लगी। कुछ क्षण दोनों के बीच बोझिल सन्नाटा छाया रहा। अब क्या करूं मैं तेरा? साहब, जाने दो ना मुझे। एसएचओ यूं हंसा जैसे कोई मजाक की बात सुनी हो। हीड़ा। जीत सिंह अपने आप में सुकड़ कर रह गया। तू लाश के साथ पकड़ा गया है, नहीं बच सकता। तू खुद को गिरफ्तार समझ। कल या परसों तेरे को चार्ज लगा के कोर्ट में पेश किया जाएगा और तेरा लंबा रिमांड लिया जाएगा। उसके बाद साबुत बच गया तो तेरे पर दफ़ा 302 के तहत मुकदमा चलेगा। नतीजन लंबी सजा होगी तेरे को। फांसी भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तेरा केस तेरी ये हकीकत भी ख़राब करेगी, तू नॉन हिस्ट्री शीटर है। अदालत बेहिचक तेरे को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाएगी। साहब, रहम रहम साहब, गरीब पर मार होगी साहब। अगर मेरी ड्यूटी करने में गरीब मार होती है ना तो भले ही हो। साहब, ये जुल्म होगा। मैं रहम की इल्तिजा करता हूँ। चुप कर।
वो बात सुन जो तेरे मतलब की है। क्या? तेरी इल्तिजा एक शर्त पर कबूल करूँगा। साहब मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, खाली आप मेरी ये खता बख्श दें कि मैंने ट्रंक के साथ थाने का रुख नहीं किया। अपने पैसेंजर को ढूंढ। जी? मैंने कबूल किया कि तेरा पैसेंजर लाश तेरे मत्थे मड़कर खिसक गया। कबूल किया कि उसने लाश से अपना पीछा छुड़ाने के लिए तुझे, एक कैब ड्राइवर को हथियार बनाया। तू उसे खोज निकालेगा तो अपने पर आयत किसी चाल से खुद ब खुद भरी हो जाएगा। लेकिन साहब मैं उसे कैसे खोज निकाले? क्योंकि सिर्फ तू उसे पहचानता है, उसकी शक्ल से वाकिफ़ है। उसका पता निकाल, ढूंढ के दिखा, बाकी का काम पुलिस कर लेगी। मैं उसे कैसे ढूंढूं? इस काम के लिए एक हफ्ते का टाइम देता ना मैं तेरे को। जी? आज मंगल है, अगले सोमवार तक का टाइम है तेरे पास। तब तक नाकाम रहा तो तू अंदर, फिर बुढ़ापे में बाहर निकलेगा या शायद निकलेगा ही नहीं। फांसी के बाद तेरी लाश बाहर निकलेगी। साहब आप क्यों मेरा दम निकालते हो? एक हफ्ता, तेरा टाइम आज से, अभी से शुरू। एक हफ्ते का टाइम? 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में मैं एक हफ्ते में उस भूडू को कैसे खोज निकालूंगा? तुझे सारा शहर खंगालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ महापालिका मार्ग जहाँ से तूने वो ट्रंक उठाया और ट्रंक वाला पैसेंजर उठाया और उसके आसपास के इलाकों पर फोकस रख। मैं घर घर जाकर उस भीड़ों के बारे में दरियाफ्त करूँगा। करना मेरे को कोई एतराज़ नहीं होगा। साहब ये तो वही मसल होगी ना कि उतने की ठुकाई नहीं जितना का लहंगा फट गया। शट अप। वो हिमाचली मसल है साहब, बकवास बंद कर। साहब और कोई रास्ता नहीं? अच्छा तो अभी मैं इस नामुमकिन काम के लिए हाँ बोले तो आप मेरे को जाने देंगे? हाँ, लेकिन तेरी टैक्सी यहीं रहेगी जमानत के तौर पर। क्या? हाँ, यहाँ से निजात पाते ही जो पहला ख्याल तेरे मन में आएगा वो फ़रार हो जाने का होगा। फ़रार तो वैसे तो टैक्सी छोड़ के भी हो सकता है, कोशिश करके देख। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं साहब। हो भी तो क्या है, समझ ले, ये छूट है तेरे को। अच्छा? हाँ, लेकिन पुलिस अगर तेरा सुराग पा गई और तुझे गिरफ्तार करके यहाँ नहीं लाएगी, तुझे शूट करेगी। जीत सिंह के शरीर ने स्पष्ट झुरझुरी ली और बोलेगी कि तू एक कत्ल का फरार मुजरिम, एक नॉन हिस्ट्री शीटर एनकाउंटर में मारा गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर हमला कर दिया, मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। देवा, इतना जुर्म? किसी लॉ अबाइडिंग सिटीजन पर नहीं, किसी नेक शहरी पर नहीं, एक हैबिचुअल क्रिमिनल पर, एक आदि मुजरिम पर, समझा? हाँ जी समझा, बहुत अच्छी तरह से समझा। आपने समझाया ही ऐसे तरीके से कि कोई बच्चा भी समझ जाता। हाकिम हंसा। अब जल्दी फैसला कर, क्या मर्जी है तेरी? हाँ, आपका हुक्म मानने के अलावा और क्या मर्जी होगी मेरी? लपेट के नहीं बोल, दो टूक बोल। मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा। बढ़िया, लेकिन अगर टैक्सी छोड़ देते तो? नो साहब, इतना बड़ा इतना मुश्किल काम दे रहे हो, मुझे अपनी तलाश में सहूलियत होगी अगर मेरी टैक्सी। नो। जीत सिंह ने यूं आह भरी जैसे हथियार डाल रहा हो। और कोई बात है बोलने लायक तो बोल। है तो सही साहब। क्या? आप पुलिस के बड़े हाकिम हैं, बोले तो थानेदार हैं, खून खराबे से तो आपका वास्ता अक्सर पड़ता ही होगा। क्या कहना चाहता है? आपको तो मालूम होगा कि कत्ल कब हुआ। ऐसी बातें पोस्टमार्टम से जानी जाती हैं, जो अभी होना है। बिना पोस्टमार्टम मोटा अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, और अंदाज़ा ये है कि सुबह 10 से 12 के बीच में लग रहा है। 10 से 12 के बीच का? आप इसी वास्ते पूछता था कि मैं 10 से 12 के बीच किधर था, क्या करता था। अखबार पढ़ता है? कभी कभी साहब। पढ़ा कर रेगुलर करके, ऊपर के माले में रौनक आ जाएगी। कल से शुरू करना, कल का अखबार देखे तो उसमें मकतूल की फ़ोटो समेत वो तमाम बातें छपी पाएगा जो इस वक्त तेरे मगज में उमड़ रही है, समझा? हाँ जी साहब, वो मैं लाश को एक बार फिर देखना चाहता हूँ। क्या कहने, अभी कहता था कि लाश पर दूसरी निगाह डालने की हिम्मत नहीं, और अब फिर से देखना चाहता है। साहब अब हालात जुदा हैं। पहले मेरे पर ट्रंक के मालिक को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी किधर थी? लाश तेरा खुद का कारनामा है, तो अब और क्या जानना चाहता है तू? पहले से नहीं जानता? मेरा खुद का कारनामा होता जी तो मैं कभी ना कहता कि मेरे को लाश फिर देखने का था। तो आप ही मुझे मजबूर ना कर रहे होते कि मैं ट्रंक के मालिक को, कातिल को ढूंढ निकालूं।
बहस अच्छी कर लेता है तू, जबकि मैट्रिक फेल है। बेकाबू हालत बहुत कुछ सिखा देते हैं साहब, वक्त की ठोकरें बहुत कुछ सिखा देती हैं। लेक्चर ना दे। सॉरी बोलता हूँ बाप साहब। साहब, लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाने वाली थी, मालूम करता हूँ, चली तो नहीं गई। उसने घंटी बजाकर सिपाही मारुति राव को तलब किया। उसने सिपाही से लाश की बाबत सवाल किया तो जवाब माकूल मिला। खोटे को बुला। सिपाही सैल्यूट मारकर रुखसत हुआ। लाश अभी थाने में ही है, अभी सिपाही दिलीप खोटे आता है और तेरे को साथ लेकर जाता है। चल बाहर जा। सिपाही की तरह हाकिम को सलाम करके जीत सिंह बाहर गलियारे में जा खड़ा हुआ। सिपाही दिलीप खोटे ने आकर एसएचओ की हाजिरी भरी, उल्टे पांव वापस लौटा और जीत सिंह को साथ लाने का इशारा किया। जीत सिंह सिपाही दिलीप खोटे के साथ हो लिया। सिपाही खोटे उसे गलियारे के आखिर के कमरे में लेके आया। देख जो देखना है, उसने उसे भीतर धकेलते हुए कहा। जीत सिंह एक बार दृढ़ता से लाश के हवाले हुआ। देर तक उसकी संजीदा निगाह ट्रंक के भीतर फिरी। जल्दी कर, मेरे को और भी काम। जीत सिंह ने उसकी परवाह नहीं की। आखिर अब उस बाबत उसे खुद एसएचओ की शह थी। उसने देखा ट्रंक में मौजूद लाश एक 45 साल के व्यक्ति की थी, जिसकी छाती में ऐन दिल के ऊपर गोली का छेद था, जो कि यकीनन उसकी तत्काल मौत का कारण बना था। उसके सर पर काले घने बाल थे और चेहरा दाढ़ी मूंछ विहीन था। रंग सांवला था और कान साधारण आकार से बड़े थे, इतने कि उनकी लौ जबड़े तक पहुंचती जान पड़ती थी। लाश ट्रंक में यूं पड़ी थी कि सिर उठा हुआ था और घुटने मुड़कर पेट के साथ लगे हुए थे। पोशाक के तौर पर वो काली पतलून के साथ सफ़ेद कमीज़ पहने था। सफ़ेद कमीज़ नीचे की तरफ से पतलून की बेल्ट में खुसी होने की जगह पतलून से बाहर निकली हुई थी। सफ़ेद कमीज का छाती के ऊपर का हिस्सा खून से रंगा हुआ था। खुले ट्रंक के उठे हुए ढक्कन के भीतर एक स्टिकर लगा हुआ था, जिसे पढ़ने की कोशिश करने की जगह उसने अपने मोबाइल कैमरे से ढक्कन की तस्वीर खींच ली। फिर वो ट्रंक के भीतर की तस्वीर खींचने लगा। क्या करता है? खबरदार, फोटो नहीं निकालने का। सिपाही खोटे ने तत्काल विरोध किया। साहब नहीं बोला ऐसा। अपने काम में तल्लीन जीत सिंह बिना गर्दन घुमाए बोला। हर बात बोली नहीं जाती खजूर। फर्श रौनता सा वो जीत सिंह के पहलू में पहुंचा। उसने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। अरे क्या करता है तू? साला जो गलत किया उसको ठीक करता। उसने मोबाइल पर से उसकी खींची तस्वीरें डिलीट कर दी और फ़ोन अपनी वर्दी के जेब में डाल दिया। फ़ोन तो देना मेरा। देगा जब इधर से नक्की करेगा तब देगा। पढ़। नहीं मांगता पढ़ साला, फिर फ़ोटो निकालने लगेगा क्या? जीत सिंह ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। अब जल्दी देख जो देखना है। अब और क्या देखना था? जीत सिंह ने मन ही मन सोचा। फिर भी उसने ट्रंक की तरफ फिर तवज्जो दी और इस बार अतिरिक्त तवज्जो के काबिल उसे स्टिकर लगा फ़ोटो निकालने की सुविधा ख़त्म हो गई थी। इसलिए उसने झुककर उस छोटे से स्टिकर को पढ़ने की कोशिश की, जिसमें लिखा था ख्याली ट्रंक हाउस, मुस्तफ़ा बाज़ार, विक्टोरिया रोड, भाईखला, मुंबई। प्रोफेसर हाजी इंकताब बेग ख्याली। उसने ट्रंक की तरफ से पूरी तरफ से पीठ फेरी और यूं हाथ आगे बढ़ाया जैसे ढक्कन गिराने लगा हो, लेकिन अपने जिस्म की ओट में से पहले उसने स्टिकर की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी तर्जनी उंगली के नाखून ने स्टिकर के कोने को खोचा तो कोना तनिक ऊपर उठ गया। अंगूठे और उंगली से उसने कोने को पकड़कर संभाल के झटका दिया और स्टिकर उखड़ कर उसके हाथ में आ गया। अबे हिलना अब, सिपाही कलपता सा बोला। जीत सिंह ने स्टिकर को दूसरे हाथ की कलाई के भीतर की तरफ चिपका लिया और ऊपर कमीज की आस्तीन सरका ली। तभी स्ट्रेचर उठाए 2 आदमी वहाँ पहुँचे। मुर्दा घर से आए, डेड बॉडी ले जाने का। सिपाही ने सहमति में सर हिलाया और कर्कश आवाज़ में जीत सिंह से मुखातिब हुआ। बाजू हट बे। ट्रंक पर झुककर जीत सिंह सीधा हुआ। वो बाजू तो हटा, लेकिन वहाँ से रुखसत नहीं हुआ। सिपाही ने भी उस बात को नज़रअंदाज किया। आखिर भीड़ू को खुद एसएचओ की शह थी। बड़ी दष्टा से दोनों आदमियों ने लाश को ट्रंक में से निकालकर स्ट्रेचर पर लादा और उसे उठाए वहाँ से रुखसत हुए। जीत सिंह ने आगे बढ़कर अब खाली ट्रंक के भीतर निगाह डाली तो पाया उसमें 1-2 जगह तब तक सूख चुके खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। अभी तेरे को क्या मांगता है इधर? सिपाही खोटे सख्ती से बोला। फ़ोन मांगता है, जीत सिंह बोला। मिलता ना, बाहर चल। जीत सिंह उसके साथ बाहर हो लिया। 5 बजे जीत सिंह की थाने में खलासी हुई। बाहर आकर उसने गाइलो सार्डिना को फ़ोन किया। 4 दिन से गाइलो मुंबई से बाहर था।
ज़रूरत के वक्त वो अक्सर अपनी काली पीली लोकल कैब की अपने एक कज़न की ऑल इंडिया परमिट वाली टूरिस्ट टैक्सी से अदला बदली कर लेता था। 4 दिन पहले वो एक फ्रेंच पति पत्नी के साथ औरंगाबाद के लिए रवाना हुआ था, जहाँ से आगे उसने अजंता एलोरा जाना था, जो कि फ्रेंच दंपत्ति का लक्ष्य थे। ऐसे मुंबई से बाहर के लंबे टूर वो अक्सर लगाता था, क्योंकि यूं उसे मोटी कमाई होती थी। कज़न वो मोटी कमाई खुद क्यों नहीं करता था, ये सवाल जीत सिंह उससे अक्सर पूछता था। जवाब मिलता था कि करता था। इसी वास्ते ऑल इंडिया परमिट वाली टूरिस्ट टैक्सी का मालिक था, लेकिन फैमिली मैन था, इसलिए जब बाहर कभी नहीं जा पाता था तो गाइलो को खबर करता था। अपनी दुश्वारी की घड़ी में जीत सिंह को गाइलो हमेशा याद आता था, जो कि उसका सुख दुख का साथी था, हमदर्द था, रहनुमा था और अब हम पेशा था। कुछ क्षण घंटी बजी और फिर जवाब मिला। कहाँ है? उसने पूछा। खोली में। कब लौटा? अभी 1 आवर पहले। लॉन्ग हॉल से लौटा, इस वास्ते रेस्ट करता। तू किधर ही? दादा वेस्ट थाने में था, अभी छूटा। जीसस, फिर कोई पंगा? भाई मेरा नाम जीत सिंह है ना। दैट एक्सप्लेन इट। पंगा है जहाँ जीत सिंह है वहाँ। पंगों का और जीत सिंह का चोली दामन का साथ है नहीं। अब टाइम क्या हुआ? अभी मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप हुआ। मैं तो मुसीबत में फंस गया। ठीक है, क्या बात है बता, मैं आता हूँ, आके बोलता हूँ। ठीक है, मैं वेट करता। गाइलो ने गौर से जीत सिंह की हर बात सुनी। आखिर जीत सिंह खामोश हुआ तो गाइलो ने संजीदगी से सर हिलाया। जीते, यू आर इन सीरियस ट्रबल। बोले तो इस वास्ते नहीं कि डेड बॉडी तेरे गले पड़ा, बल्कि इस वास्ते कि पुलिस का भीड़ लोग तेरे गले पड़ा। अब तू कैसे 1 वीक में ट्रंक के मालिक को लोकेट करेगा? पता नहीं यार। पता नहीं तो क्या करेगा? कुछ तो करेगा। कोशिश करूँगा। फ्रेंड हेल्प करेगा ना? बोले तो ट्रंक के मालिक मेरे पैसेंजर का कोई अता पता भाई खला के उस ट्रंक हाउस से मिल सकता है, जिसका स्टिकर ट्रंक में उसके ढक्कन के भीतर लगा था, जो मैं उधर से उखाड़ कर लाया। क्या? हाँ हाँ, देखना। उसने कमीज़ की बाईं आस्तीन पीछे सरका कर कलाई उसके सामने की। जी सर, सेम स्टिकर? हाँ, जो ट्रंक में था, इनसाइड द लिड। हाँ। क्या स्टोरी स्टिकर का? बोल मेरे को। जीत सिंह ने बोला। जीते, अगर ये बात पुलिस को मालूम पड़ी तो सोच तेरा क्या होना। अरे बुरा होना है, पर मालूम नहीं पड़ेगी ना। विशफुल थिंकिंग। एनीवे, अब हटा तो सही से। आई एम सरप्राइज, साला ये टेम भी स्टिकर तेरे हैंड पर। अरे भूल गया था ना। जीत सिंह ने स्टिकर हटाकर उसकी गोली से बनाई और उसे एक और उछाल दिया। अभी बोले तो तेरे पैसेंजर का, जिसने कि ट्रंक खरीदा, जिसने ट्रंक में डेड बॉडी डाला, स्टिकर की तरफ ध्यान नहीं गया? या ध्यान ना गया या उसने स्टिकर को ध्यान के काबिल ना समझा, वरना स्टिकर ट्रंक में ना होता। बोले तो ध्यान ही ना गया। यही बात पुलिस पर भी लागू। जीते, तेरे पैसेंजर ने प्लान करके डेड बॉडी तेरे को ठोका। अब भी बोल, क्यों किया उसने ऐसा? भाई वो डेड बॉडी डिस्पोज करना मांगता होगा। इन मिडल ऑफ नाइट किधर भी समुंदर में डम करता। साला गैंग किलिंग में ऐसे ही प्रोसीजर। तो तेरे ख्याल से ये गैंग किलिंग? डियर ब्रो, मेरे यकीन से ये गैंग किलिंग। क्या? फिर तो यार हो सकता है मरने वाला कोई मवाली हो, कोई नोन गैंगस्टर हो। एग्जैक्टली। नॉट डिस्क्राइब हिम। क्या बोला? तेरा डेड बॉडी का फ़ोटो निकालने का प्रोजेक्ट तो उधर पुलिस स्टेशन पर फेल हो गया। हाँ यारा, अभी हुलिया बोल। डिस्क्राइब व्हाट ही लुक लाइक। बोले तो देखने में कैसे था? हुलिया किसका? पैसेंजर का या मृतक का? दोनों का। पहले डेड बॉडी का बता, बाद में पैसेंजर का भी बोलने का, पर पहले डेड बॉडी का। जीत सिंह ने जैसे तैसे मृतक का हुलिया बयान किया। गाइलो ने पूरी तवज्जो के साथ सब सुना। मैं हमारे फ्रेंड डेविड परदेसी से बात करेगा, उसके अंडरवर्ल्ड में कॉन्टैक्ट्स। जो तू बोला उससे अगर हुलिया डेविड की पकड़ में आया तो वो अपने कॉन्टैक्ट से डायलॉग करेगा। शायद ये कोई नोन मवाली निकले। शायद उसे पहले से ही मालूम हो कि कौन भीड़ू। शायद ये भी मालूम हो कि कौन से भीड़ू का भीड़ू। क्या? गाइलो, मामला पुलिस के पाले में है। मेरे सामने मुर्दा घर के भीड़ू लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे। दादर वेस्ट का थानेदार बोलता था कि लाश की बाबत कल के अखबार में न्यूज़ होना लाजमी था। विद फ़ोटो? हाँ, हाकिम बोला विद फ़ोटो।
कल छापे में ये भी होना सकता कि गॉड के डोर पर पहुंचा ये भीड़ू कौन था। हाँ, होना सकता। वो एक क्षण खामोश रहा, फिर बड़बड़ाता सा बोला, साला एक बात माइंड में आता है, वेंट हो जाता है, फिर आता है, फिर वेंट हो जाता है। कौन सा बात साला? बोले तो ये टेम पकड़ में आया। जीते, उधर स्टेशन हाउस में जब तू फ़ोटो निकालता था तो तेरा मोबाइल भी पुलिस सीज किया होगा। नहीं, एहसान किया, मुझे लौटा दिया। गुड, अभी किधर इच? मेरे पास। शो मी, शो मी। जीत सिंह ने मोबाइल उसे सौंपा। घायलों ने संजीदगी से मोबाइल को हैंडल किया। कई क्षण देखा, परखा, उल्टा पलटा। साला अक्खा इडियट। कौन? जीत सिंह बड़बड़ाता हुआ पूछने लगा। वो बात बोलने में भी टाइम वेस्ट करता है जो बात बोलना ज़रूरी है ही नहीं। अरे कौन? जो घोचू ये टाइम मेरे सामने बैठेला है। क्या? साला डेड बॉडी डिस्क्राइब करने में टाइम वेस्ट किया, जबकि फ़ोटो मोबाइल में। क्या बोला? अक्खा फ़ोटो मोबाइल में और तेरी बालकनी में उसका प्रेजेंस ही नहीं। मोबाइल रखता है, फ़ोटो निकालता है, पर नहीं जानता कि फ़ोटो मोबाइल से इमीडिएट करके रेज नहीं होता। ओ मैं सॉरी बोलता यार। थाने की हाजिरी ने मेरा भेजा घुमा दिया, अक्कल का टोटल कचरा कर दिया यार। साला इतना जनरल बात मैं याद न रख सका। मैं फिर सॉरी बोलता मेरे भाई। एक्सेप्ट करता तेरी सॉरी, ओके। पर मेरे को हमारे फास्ट फ्रेंड डेविड से फिर भी डायलॉग करने का। हाँ हाँ करना। अब अपने ट्रंक वाले पैसेंजर का हुलिया बोल। पैसेंजर के हुलिये की तरफ कौन कैब ड्राइवर ध्यान देता है, पर फिर भी बोलता हूँ। जीत सिंह ने वैसे ही वो काम किया जैसे पहले थाने में एसएचओ के हुक्म पर किया था। गायलो, फिर उसने जोड़ा, पैसेंजर के हुलिये के मामले में एक बात मेरे को अब याद आई है। वो मोटे काले फ्रेम का चश्मा लगाता था। बोल तो चुका तू। जो नहीं बोल चुका वो सुनना। वो क्या है कि उस रोड ट्रिप के दौरान मेरे पैसेंजर ने एक ही बार बस नाक पर से चश्मा उतार कर रुमाल से उसके लेंस पहुँचे थे और चश्मा वापस नाक पर टिकाया था। घायलो, उसकी नाक और बाईं आंख के अंदर की कोर के बीच अनार के दाने के साइज का काला मस्सा था। इतना टाइम वो तेरे साथ था, बोले तो महापालिका मार्ग से दादर वेस्ट तक तेरे साथ था। वो मस्सा करके जो बोला तू, वो तेरे को पहले नहीं दिखाई दिया? चश्मे की वजह से नहीं दिखाई दिया ना, चश्मे के मोटे फ्रेम की वजह से। चश्मा विजन का था क्या? देख, जो सामने आजू बाजू क्लियर देखने के वास्ते लगाया जाता है वो था। अब मेरे को ऐसे चश्मे की कोई पहचान नहीं। लेंस टिंटेड थे या क्लियर थे? क्लियर थे। पर तेरे को नहीं मालूम नंबर्ड थे या नहीं थे? अरे नहीं मालूम। वांदा नहीं, वो चश्मा कैसा भी था, मैं बोले तो मोल का, मस्से का कवर बनने के काम बरोबर करता था ना। हाँ, अब वो अभी मेरे को याद पड़ता है। वो मस्सा ऐसी जगह था कि फ्रेम के बाएं गोले के नीचे छुप जाता था। एक ही बार उसने 1 मिनट के लिए चश्मा उतारा तो इत्तफाकन मस्से पर मेरी निगाह पड़ गई। अ मोल ऑन फेस इज़ अ प्रोमिनेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क। बोले तो वो भीड़ू इसी वास्ते चश्मा लगाता होएगा कि फ्रेम के अंदर से मोल कंसील हो जाए, किसी को दिखाई ना दे। अगर निगाह का चश्मा था तो इस वास्ते क्यों? एक ऐड से 2 काम होते हो तो क्या प्रॉब्लम? जीत सिंह खामोश हो गया। अभी कैसे मालूम पड़े कि चश्मा मोल छुपाने के वास्ते या वो उसके वास्ते ज़रूरी? बोले तो विज़न करेक्शन के वास्ते ज़रूरी। तू बोल। अभी मैं क्या बोलेगा, पर मैं डेविड को भीड़ू के ब्यूटी स्पॉट की, बोले तो मस्से की बाबत भी साउंड ऑफ करके रखेगा। जीते, अगर दोनों में से, बोले तो डेड एंड अलाइव में से, एक भीड़ू भी पहचान में आ गया ना, तो दूसरे भीड़ू की पहचान सीक्रेट नहीं रहने सकता। मेरे को खाली अपने ट्रंक वाले पैसेंजर की पहचान से मतलब, तभी वो थानेदार मेरा पीछा छोड़ेगा। साला हलकट मेरी टैक्सी भी कब्जा लिया, अब देखना सारा थाना उसे दौड़ाता फिरेगा। साला नवा टैक्सी, वही तो कचरा करके थमा देंगे मेरे को। तभी तो थमा हैंड ओवर करेंगे ना, जब तू पैसेंजर की पहचान निकाल पाएगा, जब हम पैसेंजर की पहचान निकाल पाएंगे। हाँ, इज़ दैट सो? हाँ, दैट सो, 125, 150। हाँ, फ्रेंड मस्खरी करता है, पर अभी उठ के मेरे साथ चल। किधर? भाई खला, अपनी टैक्सी पर, मेरे को थाने में बंद है। चलता है ना, बोले तो योर मोस्ट ओबीडियंट फ्रेंड। वो भाई खला पहुँचे।
मामूली पूछताछ से पता चला कि ख्याली ट्रंक हाउस उधर बहुत मशहूर था और सारा मुस्तफ़ा बाज़ार हाजी साहब से वाकिफ़ था। टैक्सी को पार्किंग में खड़ी छोड़कर वो अपनी मंजिल पर पहुंचे और ख्याली ट्रंक हाउस के विशाल शोरूम में हाजी साहब से रूबरू हुए। हाजी साहब शोरूम के धाने पर ही गद्दी नशीन थे। चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी और पेशानी पर सिजदों से बना पक्का निशान था। आदतन खुश मिजाज जान पड़ते थे, उनसे भी वो उसी मिजाज से मिले। उनके काउंटर के सामने 2 ही विजिटर्स चेयर थी। सलाम के बाद उनके निर्देश पर जिन पर वो दोनों बैठे। फरमाइए, कुछ अर्ज करना चाहते थे जनाब। किस बारे में? ख़रीदारी के लिए तो आए नहीं जान पड़ते आप लोग। कुछ दरियाफ़्त करने आए हैं जनाब। अखबार नवीस हो? जी नहीं, हम तो बहुत मामूली से भीड़ू हैं। आपसे कुछ जानकारी हासिल करने के लिए आपके दर दौलत पर हाजिर हुए हैं। नाम? जी मैं जीत सिंह। सिख हो? जी नहीं, पहाड़ी, हिमाचल से। हाजी साहब ने गाइलो की तरफ देखा। मैं गाइलो सार्डिना, माई सेल्फ फ्रॉम गोवा। तुम भी कुछ दरियाफ़्त करने आए हो? हाँ, अलग से कुछ नहीं सर, वही जो फ्रेंड को दरिया वो इंक्वायरी करना मांगता। करो, क्या बात पूछना है?